बाजार को ये पसंद आएगा, मुझे लगता है कि ये स्टॉक अच्छा कमाल कर सकता है, एक्शन में आ सकता है। वैसे भी आईटी शेयरों में हमें विप्रो वैसे भी बहुत पसंद है इस साल के लिए, तो ये हमने पहले भी कहा है। तो मुझे लगता है ये स्टॉक है जो आज आपको खरीदना चाहिए। अब दूसरा स्टॉक जो है नेहा, वैसे ट्रेडर्स के लिए बिकॉली करने की राय, लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए खरीदारी करने की राय, इसलिए ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। नेस्ले, नेस्ले के फ्यूचर्स में आपके बिकवाली करने की राय है। 2575 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस है, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, छोटा जानबूझ के दिया है। 2490 2455 यहाँ बिकवाली। क्यों बेचना है? क्योंकि इनके स्विस प्रमोटर ने रॉयल्टी बढ़ाने का फैसला किया है। हर साल 15 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर 5 साल में 4.5 से 5.25% तक ले जाएंगे। तो ये नेचुरली यहाँ वाली कंपनी के लिए नेगेटिव है, ठीक है। अब स्टॉक गिर भी सकता है, लेकिन ये सिर्फ ट्रेडर्स के लिए बिकवाली का है। स्टॉक गिरे तो आपके लिए इन्वेस्टर्स को खरीदारी करनी है। ध्यान से सुनिएगा, इन्वेस्टर्स को खरीदारी करनी है। पहले भी कई सारी कंपनियां, चाहे कोलगेट हो, HUL हो, इन सारी कंपनियों में हमेशा ये बढ़ाने की खबरें आई है, सुजुकी हो, लेकिन उसके बावजूद ये स्टॉक वापस से परफॉर्म करते हुए। HUL में तो देखिए पिछले साल ही हुआ है, उसके बाद स्टॉक अच्छा खासा चला है। तो प्रमोटर के रॉयल्टी बढ़ाने के साथ साथ कुछ न कुछ पॉजिटिव्स भी आते हैं, वो आएंगे। तो इन्वेस्ट मैगी जैसे बड़े झटके को झेल गया, तो इसलिए अगर आज बड़ी गिरावट दिखे तो पक्का आपको लेना है, ये ध्यान रखना। हाँ, ट्रेडर्स के लिए डे टू डे वाली अलग बात है। इन्वेस्टर्स को अगर अच्छी गिरावट मिल जाए कि 5-7% घट गया, अगर समझो थोड़ा नीजर रिएक्शन आ जाए, तो ले ही लेना है, फिर आप इन्वेस्टमेंट के लिए जरूर लीजिएगा। ये नेस्ले पर है। ओके, चलिए, तो ये स्टॉक ऑफ द डे आपके लिए नए 9 बजे के आते हुए। लेकिन आइए स्वागत करते हैं जय ठक्कर साहब और वागले सर का भी, दोनों हमारे शो में शामिल हो चुके हैं। वागले सर, आपके साथ शुरुआत करेंगे। बहुत सारे यहाँ पर बिजनेस अपडेट्स हम आता हुआ देख रहे हैं। टाइटन है सर इनमें से एक, अच्छा खासा Q4 अपडेट देखने को मिला है। ज्वेलरी सेगमेंट, वॉच वेरेबल, आय सब में बढ़ोतरी दिखी है। चार्ट्स पे कितनी स्ट्रेंथ दिख रही, क्योंकि हमने देखा है कि ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी काफी इनके फेवर में भी हैं। गुड मॉर्निंग नेहा जी, गुड मॉर्निंग अनिल जी। बेसिकली टाइटन का पैटर्न पॉजिटिव है। थोड़ा सा पोजिशनल व्यू मैं दूंगा। 3754-55 का जो करंट भाव है, मुझे बहुत ज्यादा डाउन साइड लगती नहीं है, और अगर होती है तो वहां पर बाय करके चलना चाहिए। 3720 3700 ये रेंज अगर आता है तो बाय करना है, ऐड करना है, जो भी करें। मुझे मेरा इवेंचुअल टारगेट टाइटन में शॉर्ट टर्म टारगेट 3850 3860 का है, जो पिछले 1.5-2 महीने का टॉप है, और जब वो क्लियर करेगा सूनर देन लेटर ये 4200 तक जाएगा। ये कुछ महीनों की बात होगी, और डाउन साइड में 3600 के लेवल्स को ब्रेक नहीं करना चाहिए, फिर ये वीक माना जाएगा। ओके, हमने जेपी मॉर्गन को देखा है 3950 ओवरवेट स्टैंस है, और सिमिलरली मैक्वेरी है, वो भी आउट परफॉर्म मान रहे हैं और टारगेट 4000 तक का दे रहे हैं। तो टाइटन में थोड़ा सा लंबा व्यू है वागले सर का, लेकिन अच्छी स्ट्रेंथ की पूरी संभावना है। डिप्स पर खरीदारी की रिकमेंडेशन है। जय भी हमारे साथ हैं। जय, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका। जय, वोल्टास पर मैं आपका व्यू लेना चाहूंगी, क्योंकि बहुत अच्छा अपडेट इनकी तरफ से निकल कर आया है, और अब तक की काफी बड़ी सेल्स हमने इनकी तरफ से होते हुए देखी है। बीते वित्त वर्ष के दौरान वॉल्यूम्स में भी ग्रोथ दिखी है। चार्ट्स कितने प्रॉमिसिंग लग रहे हैं आपको? अच्छी स्ट्रेंथ है। A very good morning to you नेहा, and very good morning to you अनिल जी। वोल्टास, हेवल्स, ये दोनों ही अगर हम देखें, जबरदस्त ये दोनों में एक अपवर्ड मोमेंटम है। खास कर मैं कहूँगा वोल्टास की जहाँ तक हम बात करें तो यहाँ पे अब डाउन साइड में नेहा मैं ये समझता हूँ कि 1150 तक के जो लेवल्स हैं, पोजिशनल पर्सपेक्टिव में कहूँगा ये एक अच्छा सपोर्ट लेवल अब निकल कर आ रहे, कि बनकर आ रहे हैं वोल्टास में। जब तक ये लेवल्स को ये होल्ड कर रहा है, अप्रैल फ्यूचर्स में काफी अच्छे प्रोबेबिलिटी है कि हमें लाइफ टाइम हाई वोल्टास में देखने मिली। इमीडिएटली जो इसके प्रीवियस स्विंग हाइज है 1350 तक के बनते, तो उतने लेवल्स तो हमें देखने मिल ही सकते जब तक 1150 तक के लेवल्स होल्ड आउट कर रहा है। ऑलराइट, चलिए अब बैंक्स पे फोकस कर लेते हैं, क्योंकि PSU बैंक्स पर्टिकुलरली बहुत अच्छे Q4 अपडेट्स निकल कर आए हैं। PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, उत्कर्ष, SFB, इन सब में हमने देखा है कि अच्छी खासी वॉल्यूम डिपॉजिट ग्रोथ यहाँ पर बहुत अच्छी देखने को मिली है। जैन साहब, आपका मैं व्यू लेना चाहूंगी। PSU बैंक आपको क्या पसंद आ रहा है इस स्पेस में, और ओवरऑल ये स्पेस कैसी दिख रही है? मुझे बहुत बढ़िया लगता है, वेरी बुलिश ऑन दिस स्पेस, और मुझे जिस तरीके के इनके मंथली अपडेट्स भी आ रहे हैं वो भी बढ़िया है, और आगे आने वाले दिनों में SBI रियली लुक्स गुड। मुझे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बढ़िया लग रहा है। फिर PNB एक अच्छा मूव दिया ही है और अभी भी ठीक लग रहा है। BOB लुक्स गुड। फिर IDBI बैंक समाउ नॉन FNO स्पेस की अगर बात करें, कैनरा बैंक अभी रिसेंटली अनिल जी ने भी दिया था, मैंने सुना था मॉर्निंग पिक पे। तो ये सारे स्टॉक्स बढ़िया लग रहे हैं। यूनियन बैंक इज वन ऑफ माय टॉप पिक्स फ्रॉम द सेक्टर, और इवन छोटे स्टॉक्स में इवन यूको बैंक और PSB। तो ओवरऑल सारे स्टॉक्स एक साथ मूव करते हैं,
बट यूनियन बैंक समाव क्योंकि लार्ज कैप में जो कैटेगराइजेशन हुआ लास्ट टाइम, तो उससे बढ़िया बेनिफिट स्टॉक को मिलता है। तो यूनियन बैंक एंड आईडीबीआई बैंक एंड ओवरऑल तीनों चारों जो एफएनओ स्पेस वाले पीएसयूज है, इन पे दाव लगाना चाहिए। एंड आई थिंक एसबीआई रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से काफी सेफ है। ऑलराइट, चलिए तो ये राय बनती हुई फिलहाल पीएसयू बैंकिंग स्पेस में और एसबीआई पे खास तौर से फोकस करते हुए जैन साहब दिखाई दे रहे हैं। लेकिन चलिए इसी बीच रेट सेटल हो गए हैं। निफ्टी हम देख रहे हैं 65 अंकों पर मजबूत खुलने की तैयारी, 22,578 के पास है सेंसेक्स, 74,555 और निफ्टी बैंक ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स की स्ट्रेंथ यहाँ बनती हुई दिखाई दे रही है, 48,586 के पास है। सर आपने जितने स्टॉक्स इधर सर ने दिए थे उसमें भी हम एक स्ट्रेंथ के साथ ही ओपनिंग देख रहे हैं। ओपनिंग स्ट्रैटेजी का सर कैसे संकेत दिख रहे हैं? देखिए यह दो चीज है, एक तो जहां खुल रहे हम 22,578 पॉइंट की तेजी के साथ, शुरुआत एकदम परफेक्ट है, यही खुलनी चाहिए। 500-525 की रेंज में आएगा तो वहां पर खरीदेंगे। 530 के आसपास, 530-35 के आसपास वहां खरीद लीजिए। यानी कितना यहाँ से कितना हो गया, 40-50 पॉइंट नीचे मिले तो वहाँ एंट्री कीजिए, या फिर 22,650 के ऊपर निकल कर टिक जाए तो नया लाइफ हाई 22,625-650 की रेंज को टिक जाए वहाँ खरीद लीजिए। दोनों में से आपको जो भी ठीक लगे, या तो ब्रेकआउट पे लीजिए या नीचे वापस 500-530 की रेंज में आए तो वहाँ ले लीजिए। ये ना, ये हो गया निफ्टी के। बैंक निफ्टी 48,650 के ऊपर टिकेगा तो नया लाइफ हाई बना देगा, टिक जाएगा तो वहां पर खरीदा जा सकता है, और नहीं तो आपको खरीदने के लिए अच्छी जगह जो है वो 48,500 के आसपास तो है, थोड़ा सा नीचे मिले दो टुकड़ों में लीजिए, 48,500 और 48,250, ये दो टुकड़ों में आए तो खरीदिए। तो ये है आपके लिए व्यू खरीदारी करने का ही है। शुरुआत में अगर एक बार थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आए, पहले डिप मिले, वहां पर खरीदने करने का आपका मौका बनेगा। अब आइए अपने स्टॉक्स, ठीक है। विप्रो जरा देख लेते हैं जल्दी से, विप्रो दिखाइए, उसके बाद नेस्ले दिखाइए। विप्रो 1%, 490 थोड़ा और बढ़ सकता है यहाँ पर, व्यू 499 और 510 के टारगेट के लिए बिल्कुल खरीदा जा सकता है। नेस्ले दिखा दें जल्दी से एक एक करके स्टॉक। नेस्ले के बाद सर थोड़ा नेगेटिव, नेस्ले हाँ नीचे, तो थोड़ा और नीचे आने दें, और जो शॉर्ट करना चाहते हैं स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें, और अगर ज़्यादा नीचे दिन के दौरान मिले तो वहाँ पर खरीदारी कीजिए। मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा घटना चाहिए, घटे तो वहाँ पर खरीदारी करने का मौका बनेगा। सर इन्फो एज बहुत ऊपर हो गया सर, 5830। ओहो, तो ये तो सारे टारगेट फाड़ के ऊपर निकल रहा है, छोड़ दीजिए इसको, जाने दीजिए। हमारा ऑल टाइम फेवरेट रहा है, 4,000 रुपये से हम लगातार रिकमेंड करें, लेकिन बड़े गैप से निकल तो इसको छोड़ दीजिए। चोला फ्यूचर्स बताइए, चोला इन्वेस्टमेंट से, और फिर कल्याण भी देखेंगे ताकि हमारे चोला इन्वेस्टमेंट सर 8% ऊपर है, अच्छा एक्शन दिख रहा है। 1236 हमारे पहले टारगेट के नजदीक पहुंच रहा है, थोड़ा नीचे एंट्री करने को मिल जाए 10-15 रुपए तो 1255 के टारगेट के लिए ये भी खरीदा जा सकता है। कल्याण ज्वेलर्स ये भी आपके टारगेट हो गया, 443, 448, 436 पहले टारगेट के नजदीक है, थोड़ा सा नीचे आ जाए 430, 32 के 30 के आसपास वहाँ एंट्री कर सकते हैं। और दो स्टॉक हमने जो रिव्यू में दिए थे, जरा एक बार वो भी देख लें। बंधन बैंक कैसा खुलता हुआ दिख रहा है आज के सेशन में, बंधन बता दीजिए, और वोडा आइडिया सर बंधन नीचे है सर, 6% की गिरावट है। मेरी उम्मीद के मुताबिक है, क्योंकि काफी लोगों को ये लग रहा था कि बंधन शायद मजबूत खुल जाए, कि उनका जाना अच्छा है, मुझे नहीं लगा कि अच्छा है। वोडा आइडिया दिखाइए, 4.5%, 4.5%, 14 रुपए के आसपास, ठीक है। इसको थोड़ी देर सेटल होने दें, क्योंकि इसका नेक्स्ट फंड रेजिंग प्लान जो है उसके ऊपर स्टॉक बिहेव करेगा। ओके चलिए, तो ये तो मार्केट थोड़ी देर के बाद खुलेंगे, उस पर हमारी नजर रहेगी, लेकिन दमदार ट्रेडिंग सेशन की तैयारी। इस बीच आइए कुछ स्टॉक्स पर फोकस कर लेते हैं और हमारे एक्सपर्ट्स की राय भी इसमें जान लेते हैं। बजाज फिनसर्व पर आज हमने देखा बंसल जी ने फोकस किया है। बजाज फाइनेंस पे सर क्या व्यू बन रहा है? 24 अप्रैल को इनकी बोर्ड बैठक है, बताइए जरा। नेहा, यहाँ पर भी आप देखें तो टेक्निकल स्ट्रक्चर बजाज फाइनेंस का भी अच्छा है, बट इसने रैली को लीड करा था, बजाज फिनसर्व की रैली को लीड करा था, उसके बाद थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ है। करेक्शंस पे खरीदना चाहिए। नेहा, अगर नीचे में 7100, 7,190, 7100 की बैंड में मिलता है तो गिरावट पे खरीदारी की राय है बजाज फाइनेंस के अंदर। ओके कुणाल सर, पीएनबी में पर्टिकुलरली मैं चाहूंगी एक बार आप फोकस करें, इनके डिपॉजिट्स। ओके कुणाल जी हमारे साथ अभी नहीं है। सुमित जी आपके लिए सवाल है, पीएनबी का चार्ट एक बार देख लीजिए, इसका हमने कुल डिपॉजिट 7% बढ़ते देखा, एडवांसेस 11.5% बढ़े हैं। पीएनबी कैसे संकेत आपको दिख रहे हैं आज के लिए? चार्ट्स भी इसके बढ़त की ओर है, स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट है, स्टॉक यहां से आज और आने वाले दिनों में एक अच्छा ऊपर का मूव दिखा सकता है। 140 इसका इमीडिएट टारगेट होगा। 140 का लेवल ब्रेक होने पे और क्लोजिंग मिलने पे 150 रुपए तक के लेवल
पीएनबी में ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं। तो जिन्होंने पोजीशंस बनाए वो लोग होल्ड करें, छोटा मोटा अगर कोई भी डिप आता है तो लोअर लेवल्स पे खरीदारी करें। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट दिखाई दे रहा है 130 रुपए 132 रुपए के पास है, ऊपर में 140 से लेके 150 रुपए तक के लेवल जल्दी देखने को मिलने चाहिए। ऑलराइट, बागले सर एक बार औरो फार्मा का चार्ट देख लीजिए सर। आज खबर भी है सब्सिडरी यूजिया स्टेराइल प्राइवेट लिमिटेड की नई इंजेक्टेबल फैसिलिटी है, उस पर यूएस एफडीए ने जांच की है और कुछ 3 आपत्तियां यहां पर जारी हुई है। सर चार्ट्स पे औरो फार्मा कैसा दिख रहा है आपको? नेहा जी, पिछले कुछ दिनों में 7-8 दिनों में ये 1000 का जो बॉटम बनाया था वहां से 1150 तक आया है, जो एक नेचुरल रेजिस्टेंस है। 1150 1170 यहाँ से बहुत बार जाकर वापस घुमा है, तो यहाँ पर एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए आपको। ऑन द डाउन साइड वापस 1050 से 1000 मिल सकता है, और अगर 1000 के नीचे वीकली क्लोजिंग हो गया तो ये स्टॉक बहुत ज्यादा वीक हो जाएगा। फिर मैं 850 की बात करूंगा, तो फिलहाल वो उतना वीकनेस मुझे नहीं दिखाई देता है, बट ऑन अ करेक्शन 1050 टू 1000 ये बिल्कुल ये लेवल्स आ सकते हैं। और जब तक 1165 1170 के ऊपर क्लोज नहीं होता है ऑन अ वीकली बेसिस, इसमें और फर्दर रैली आनी इमीडिएटली आनी नहीं चाहिए। ओके, तो ये है राय आपके लिए इस वक्त औरोबिंदो फार्मा पे। आइए करते हैं एक और मजबूत ट्रेडिंग सेशन की शुरुआत। 65 अंक ऊपर निफ्टी दिख रहा है आपको प्री ओपनिंग सेशन में। नरस 90 में है, बैंक 93 पॉइंट ऊपर, ट्रिपल सेंचुरी मारता हुआ सेंसेक्स 307 पॉइंट ऊपर है। ये है आपके लिए पहली टिप पर शुरुआती कारोबार में बाजार मजबूत खुलने के लिए होते हुए तैयार इस वक्त आपको नजर आएंगे। घंटी की मधुर आवाज आपके कानों में गूंजती हुई दिखेगी। 65 अंक ऊपर निफ्टी खुलता हुआ दिख रहा है। 22,575 ये है लेवल, और 48,575 90 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी का लेवल। डबल सेंचुरी मारकर 74,475 के आसपास खुलता हुआ आपके लिए सेंसेक्स भी। तो अच्छी मजबूत शुरुआत के बाद कुछ और मजबूती बनती हुई दिख रही है। 22,580 के आसपास निफ्टी है, 48,600 के आसपास बैंक निफ्टी है, 48,624 625 28 29 ओके 37 पे हम नया रिकॉर्ड बनाएंगे 28 दिसंबर के बाद, ये ध्यान रखें। तो लगती है ओके 48,629 से थोड़ा सा यू टर्न लिया। लाइफ हाई से महज 7 पॉइंट दूर रहा है बैंक निफ्टी। ये आपके लिए इस वक्त तो बढ़िया मजबूत शुरुआत। कहां से आ रही है मजबूती? टाटा स्टील 1.5% मजबूत, टॉप गेनर। टाइटन 1.25% मजबूत, सेकंड बेस्ट परफॉर्मर। बीपीसीएल 1.25% मजबूत। श्रीराम फाइनेंस 1% मजबूत। टाटा कंज्यूमर 0.5% मजबूत, और एक्सिस बैंक में भी 0.5% की दिखेगी आपको। दीजिए कंजम्पशन से जुड़े स्टॉक्स में खरीदारी है। टाइटन, टाटा कंज्यूमर इसे लीड करते हुए दिख रहे हैं। मेटल्स में खरीदारी है। टाटा स्टील टॉप गेनर 0.2%, हिंडाल्को में 1% के आसपास की तेजी, 0.1% ऊपर जेएसडब्ल्यू स्टील है। हल्की फुल्की खरीदारी आपको ऑटो स्टॉक्स में दिखेगी। एमएनएम 0.1% मजबूत। मारुति हरे निशान में खुलता हुआ दिख रहा है, यहां पर भी खरीदारी होती हुई दिखेगी आपको इस वक्त। कमजोर क्या है? कुछ खास नहीं। अपोलो हॉस्पिटल 0.1% नीचे है, और साथ ही साथ अदानी पोर्ट 0.1% नीचे। ये दो स्टॉक है हल्के फुल्के कमजोर, लेकिन आज का स्टार परफॉर्मर टाटा स्टील 0.2% की मजबूती के साथ टॉप गेनर बनता हुआ दिख रहा है। बीपीसीएल और एक्सिस बैंक पीछे से अच्छी मजबूती दिखाने की कोशिश करता दिख रहा है। इंडेक्स एक बार फिर से बता दूं 22,575 के आसपास स्टेबल है निफ्टी, और 48,600 के आसपास स्टेबल है बैंक निफ्टी। ये आपके लिए लेवल से है। वायदा कारोबार की तरफ आइए। तेजो वोल्टास, वाव 7% का बड़ा उछाल। बड़े लंबे समय बाद वोल्टास में दमदार अपडेट आता हुआ दिखा, उसका फायदा। और गोदरेज कंज्यूमर्स ने भी हाई सिंगल डिजिट ग्रोथ दिखाने की बात कही है, और ये स्टॉक भी 5% मजबूत खुलता हुआ दिख रहा है आज के सेशन में। नौकरी जो हमारा स्टॉक ऑफ द डे भी था, 5% की बढ़िया तेजी यहां बनती दिखी। एचपीसीएल कच्चा तेल थोड़ा सा घटा नहीं कि तेल कंपनियों में खरीदारी फिर से लौटती हुई दिख रही है। एचपी, बीपी, आईओसी मजबूत होते दिख रहे हैं, जिसमें एचपीसीएल 0.2% की तेजी के साथ टॉप गेनर। मेटल शेयरों की मजबूती कम होने का नाम नहीं ले रही है। टाटा स्टील के साथ साथ वेदांता यहां पर अब 325 चुपचाप 270 से 325 की यात्रा वेदांता ने कर ली है बिना किसी को बताए हुए। एमसीएक्स 1.5% मजबूत है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक कुछ अच्छे अपग्रेड बैंक्स की तरफ से 1.25% आते हुए दिख रहे हैं, ब्रोकरेजेस की तरफ से उसका फायदा। ये है कुछ मजबूत शेयर आपके सामने। इस वक्त कमजोर क्या है? बंधन बैंक 9% गया। घोष साहब के इस्तीफे के बाद तगड़ी मार पड़ती हुई दिख रही है बंधन बैंक को। अपोलो हॉस्पिटल 1% नीचे, ओरो फार्मा 1% नीचे, डिवीज में भी 1% का नुकसान आपको दिखेगा। तो आज हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग फार्मा शेयरों में आपको नजर आएगी। यह है शुरुआती कारोबार का रुझान। बाजार मजबूती के साथ डे हाई पर 22,588, निफ्टी 75 पॉइंट ऊपर, बैंक निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर, 48,600 के आसपास, और 350 अंक पर सेंसेक्स है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों का हाल बता दूं मैं आपको जल्दी से कि वहां किस तरह का रुझान
नुकसान है, एक बार जल्दी से ले आए आपके सामने मिड कैप स्मॉल कैप, हाँ आधा % ऊपर है मिड कैप इंडेक्स, नॉट बैड। स्मॉल कैप इंडेक्स भी आधा %, वेरी गुड, वंडरफुल, वेरी गुड, कीप इट अप। बताइए नेहा जी, आपकी कहाँ नजर है? सर मिड कैप स्मॉल कैप पूरा बजिंग है और हम देख रहे हैं कि गिने चुने ही नाम है जो गिरावट दिखा रहे हैं, लेकिन कोचिन शिपयार्ड लगातार इसमें स्ट्रेंथ जारी है। जिस तरह के दमदार ऑर्डर्स हाल फिलहाल में मिले हैं, पूरी तरह से हम देख रहे हैं स्ट्रेंथ आती हुई। 4.5% मजबूत है। टूरिज्म फाइनेंस कॉर्प मजबूती यहाँ भी ऑलमोस्ट 4% की स्ट्रेंथ के साथ खुले हैं। तेजस नेटवर्क ये हम देख रहे हैं आज 3.5% की अच्छी स्ट्रेंथ के साथ कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। अदानी ग्रुप के कुछ स्टॉक्स हैं जो यहाँ स्ट्रेंथ के साथ ट्रेड कर रहे हैं। अदानी ग्रीन एनर्जी, अदानी विल्मर, इसमें हम देख रहे हैं मजबूती के साथ कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेटेंट व्यू एनालिटिक्स, उस पर नजर रखिएगा, 2.5% की स्ट्रेंथ यहां से भी आ रही है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी आज खबरों में भी है, तो हम देख रहे हैं कि उसके चलते भी 2.5% की स्ट्रेंथ के साथ ट्रेड होता हुआ। मेटल स्पेस की हिंदुस्तान जिंक, यहां से अच्छा स्ट्रेंथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑलमोस्ट 2% ये स्टॉक ऊपर खुलता हुआ दिखाई दिया है। इरकॉन इंटरनेशनल, एनएलसी इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, बैंकिंग स्पेस के बहुत सारे नाम हैं जो यहाँ पर मजबूती लेकर खुल रहे हैं। और हमने देखा था शुक्रवार को भी कुछ बहुत सारे अच्छे परफॉर्मर्स थे जो आज भी हर निशान में एक तरह से अपने शुक्रवार की स्ट्रेंथ को एक्सटेंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो सर हम कह सकते हैं कि ऑल इन ऑल यहाँ पर हर निशान में ट्रेड हो रहा है। कुछ इक्के दुक्के नाम है जो गिरावट के साथ है। सिटी नेटवर्क, साउथ इंडियन बैंक, कैमलिन फाइन साइंसेज, वरुण बेवरेजेस में हल्का फुल्का करेक्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अदरवाइज हम देख रहे हैं कि किसी में भी 1% से ज्यादा की गिरावट नहीं है, यानी कि ऑल इन ऑल मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस पूरी तरह से सर चमक रहे हैं। चलिए बढ़िया, तो ये है आपके लिए फर्स्ट क्लास खरीदारी करने का मूड, माहौल बनता हुआ दिख रहा है ब्रॉडर मार्केट में। इंडेक्स मजबूत है और स्टॉक्स भी आपको अच्छे खासे मजबूत नजर आएंगे। आइए इसी मजबूत स्टॉक्स में जरा स्टॉक्स पर करते हैं फोकस। कई सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जहाँ पर एक्शन भरपूर होता हुआ दिख रहा है और उन्हीं पर फोकस किया जाए। आज सुबह सुबह अदानी पोर्ट 2% घटता हुआ दिखा है, 1350 के आसपास। सुमित जी चार्ट पर नजर डालिए, राय दीजिए। अनिल जी थोड़ा सा दबाव तो इसके अंदर बना है, बट मेरे को लगता है कि कोई भी छोटा मोटा डिप अगर और आता है जो कि नीचे में 1310 या 1320 के लेवल तक, तो उस डिप में इसमें खरीदारी करके चलना चाहिए। ऊपर में स्टॉक में 1370 1380 ये इमीडिएट हर्डल है। ये लेवल टूटने के बाद 1400 प्लस के लेवल आने वाले दिनों में अदानी पोर्ट में देखने को मिल सकते हैं। तो छोटा मोटा डिप में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। अदानी पोर्ट में अभी भी 0.3% इक्विटी का सौदा हुआ है। ब्लॉक डील की वजह से नीचे आया, तो सुमित जी ने एकदम परफेक्ट कहा कि ब्लॉक डील की वजह से थोड़ा नुकसान हो सकता है यहाँ पर। लेकिन आज का स्टॉप ऑप्शन है वोल्टास, और जयपुर से ज्यादा गर्मी कहाँ पड़ती है, तो जैन साहब से जरा गर्मी वाले शेयरों पर राय ली जाए। जैन साहब गर्मी वाले शेयर बड़ी गर्मी खा रहे हैं, 9% ऊपर है वोल्टास। आपको क्या पसंद है जरा, और वोल्टास पर भी अगर आप राय दे पाए। नहीं, बिल्कुल गर्मी तो इस बार डिफरेंट टाइप की होने वाली है, ज्यादा ही होने वाली है, क्योंकि नॉर्मल होती तो हर बार सीजन आता है और हर बार ये होना है। बट इस बार जिस तरीके की अब भी गर्मी है और आगे जो प्रेडिक्शंस आ रहे हैं जबरदस्त होने वाले। बट वोल्टास समाव मुझे बहुत एक्साइट नहीं करता ये स्टॉक। मैं पहले भी कभी ऐसे रेकमेंड करता हुआ आपने मेरे को सुना भी नहीं होगा। टाटा ग्रुप कंपनी है, सब कुछ है, बट ओवरऑल पिछले कुछ महीनों में जबरदस्त चला ये स्टॉक, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। बट पास में मुझे नंबर्स वैसे अच्छे नहीं लगते थे और इस बार भी नंबर्स थोड़े वैसे आते, कभी प्लस में, कभी प्रॉफिट्स में, कभी लॉसेस में। तो मुझे वो चीज वॉलेटिलिटी जो अर्निंग्स में रहती है वो चीज समझ में नहीं आती है व्हेन इट कम्स टू स्टॉक्स। और फिर वॉलेटाइल इसलिए भी है कि ये एफएनओ में है। तो हालांकि इस स्पेस में और दूसरी कंपनियां हैं, सिम्फनी है, फिर आपके जॉनसन हिटाची है, फिर अंबर है, बट ओवरऑल महंगी है अंबर एंटरप्राइजेस। और जो ये ईएमएस वाली जो कंपनी है वो वैसे महंगी चलती है। तो मुझे लगता है कि जॉनसन हिटाची को एक बार एक्सप्लोर करना चाहिए। बट ओवरऑल मुझे कोई बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग स्टोरीज सेक्टर में लगनी नहीं है। राइट, चलिए, लेकिन बस तो बहुत सारे स्टॉक्स में निकल कर आ रहा है। इन्फो एज एक बार नजर डालिए, दमदार स्ट्रेंथ है, फ्यूचर्स पे 6000 के पार ये स्टॉक निकल गया है। क्या व्यू बन रहा है जय, जरा बताइए इन्फो एज पे अब क्या करना है? वेल मैं कहूँगा नेहा, इसमें एक अगर आप देखें ये स्टॉक को तो एक अच्छा अप ट्रेंड में रहा ही है पिछले कुछ समय से। आप देखें तो मूव थोड़ा स्लो रहा है, इसमें मोमेंटम स्लो रहा है, बट देन ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव रहा है। एंड जो हिसाब से रिसेंटली ये स्टॉक ने 5700-5800 के जो लेवल्स निकाले थे, मुझे ये स्टॉक में ऑन दी अपसाइड 6600 तक कोई मेजर रेजिस्टेंस नहीं नजर आ रहा है। सो आई थिंक ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा। यहाँ से भी आपको लगभग 10% की जगह बनती है ऊपर की तरफ। 5700 का एक
पोजिशनल पर्सपेक्टिव में कहूंगा नेहा एक अच्छा सपोर्ट निकल कर आ रहा है यहाँ पे, तो रिस्क रिवॉर्ड जिन्हें खरीदना है यहाँ से भी 1:2 का बन रहा है पोजिशनली पर्सपेक्टिव, और 5700 के नीचे जब तक नहीं आता खराब नहीं होगा, एंड ऊपर में लगभग 6600 तक के लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं। 6600 की तैयारी इन्फो एज में होती हुई दिखाई दे रही है। सर का स्टॉक ऑफ द डे रहा है। ओपनिंग के साथ ही टारगेट्स मीट हुए और पोजीशन अभी भी बना के होल्ड करके रखनी है, क्योंकि जय को लगता है यहाँ से और स्ट्रेंथ दिखेगी। लेकिन एक बिगुल बीटीएस डबल टी का मेहुल जी के लिए। मेहुल सर बताइए। नेहा जी देखिए, बाई का स्टॉक है दैट इज सिम्फनी। वोल्टास हेवल सारे स्टॉक चल रहे हैं, तो सिम्फनी में भी एक अच्छा खासा ट्रैक्शन देखने को मिला है। खरीदारी की सलाह रहेगी। 980 के आसपास ये ट्रेड कर रहे हैं। 960 का स्टॉप लॉस रहेगा। अपसाइड टारगेट 1020 का रहेगा। फ्लैग पैटर्न का एक ब्रेकआउट आया है और एक मेजर रेंज ब्रेकआउट भी है, तो मैं समझता हूँ एक गैप एरिया है अपसाइड में 1020 से 1040 तक, उसको फिल करने की कोशिश कर रहा है ये, तो बाय किया जा सकता है फॉर शॉर्ट टर्म इन सिम्फनी। यहाँ पर 1020 के टारगेट के लिए खरीदारी करने की राय मेहुल जी की तरफ से। और जैन साहब आपको धन्यवाद भी भेजें, आपके व्हाट्सएप पे चेक कर लीजिएगा, आता होता होगा धन्यवाद थोड़ी देर में जैन साहब की तरफ से। जैन साहब ने भी अभी पसंद किया था सिम्फनी और आपको भी पसंद आता हुआ। आइए सुमित जी के लिए है बिगुल, सुमित के सुपरहिट। सुमित जी बताएं सर। अनिल जी, बाय का स्टॉक अभी रडार पे आया है। स्टॉक का भाव चल रहा है 255 रुपए 25 पैसे, 255 रुपए 50 पैसे, 255.25 255.50 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है भेल, BHEL। भेल के अंदर मोमेंटम तेजी का बन रहा है। कल का हाई तो स्टॉक अभी जस्ट ब्रेक कर ही रहा है और इसके अंदर रिसेंट का स्विंग हाई ब्रेक होने को तैयार है। स्टॉक यहां से बढ़िया मुंह ऊपर की तरफ दिखाने को तैयार है। 260 261 ये इसका इंट्राडे का इमीडिएट टारगेट बन सकता है। 265 इसका दूसरा टारगेट बनेगा। तो 261 265 ये दो टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए भेल को यहाँ पे खरीदारी करें। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट है 250 251 के पास है। 251 ट्रेडिंग के लिहाज से स्टॉप लॉस बनेगा। 261 265 शॉर्ट टर्म के टारगेट होंगे और पोजीशन टारगेट भेल में और ऊपर के देखने को मिल सकते हैं, तो खरीदारी करें भेल। बेल खरीदे, ये राय आपके लिए। आइए जय की भी राय जान लेते हैं। जय का जैकपॉट। जय जी बताइए जी। हाँ बिल्कुल अनिल जी, गुजरात गैस फ्यूचर्स खरीदना है 556 557 58 तक भी जाए तो मैं अनिल जी खरीदे, मतलब मैं एक रेंज बता दूंगा तो 556 से 558 तक इसको खरीदे गुजरात गैस को। यहाँ पे अनिल जी जो स्टॉप लॉस लगाना होगा देयर आफ्टर कैन बी प्लेस्ड एट 546 के स्टॉप लॉस के साथ इसे पोजिशनल पर्सपेक्टिव खरीदे। ऊपर में अनिल जी मुझे ऐसा लग रहा है कि लगभग 574 की पहला टारगेट इसका बनता है एंड सेकंड टारगेट देयर आफ्टर विल बी 590। सो 590 तक की एक बड़ी अपसाइड आपको यहाँ से देखने मिल सकती है गुजरात गैस में। मुझे ऐसा लग रहा है जी कि शॉर्ट टर्म में फिर से ये स्टॉक में मोमेंटम बनते हुए नजर आ रहा है। पॉइंट 1 सेकंड इज दैट कि इसका जो एक करेक्शन आना था वो आ चुका है, 3 वेव करेक्टिव पैटर्न है। थोड़े दिनों से ये स्टॉक रिकवरी के बाद कंसोलिडेट कर रहा था। ये कंसोलिडेटिंग रेंज के ऊपर अब ये ट्रेड कर रहा है 550-54 के ऊपर। सो आई थिंक देयर इज अ गुड अपसाइड पॉसिबिलिटी, इसलिए इस पर खरीदारी की सलाह है। ये तो गुजरात गैस पे नजर रखिएगा 574 और इवेंचुअली पोजिशनली 590 तक भी ऊपर जा सकता है। ओएमसीज पे फोकस करते, बीपीसीएल अच्छी स्ट्रेंथ के साथ यहाँ कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। सुमित जी, बीपीसीएल इस समय कोई राय? तेजी की राय होगी। ऑयल मार्केटिंग स्टॉक्स के अंदर मोमेंटम वापस से ऊपर का बनता हुआ देखने को मिल रहा है। बीपीसीएल ने कल का हाई तो ब्रेक कर ही दिया है, मार्केट खुलने के साथ तेजी पकड़ रहा है, तो स्टॉक यहां से 625 630 के लेवल दिखा सकता है। पोजीशंस होल्ड करें और यहां पे खरीदारी भी करें। ऑलराइट, एक बार नजर टाटा स्टील पर भी डाल लेते हैं। दमदार स्ट्रेंथ यहां पर बनती हुई दिखाई दे रही है। मेहुल जी, टाटा स्टील चार्ट्स पे बताइए सर, क्या किया जाए? नेहा जी देखिए, होल्ड ही करना है टाटा स्टील को। इसने जो मेजर ब्रेकआउट दिया था तकरीबन 150 के आसपास, उसके बाद कांस्टेंटली इसमें अपसाइड देखने को मिली है। यहाँ पर कोई होल्ड कर रहा है तो रिवाइज स्टॉप लॉस यहाँ पर रखना चाहिए 158 रुपीज का। 166 का भाव है। अपसाइड में पोटेंशियल 175 से 180 का दिखाई दे रहा है, तो होल्ड की सलाह रहेगी विद अ रिवाइज स्टॉप लॉस ऑफ 158। ऑलराइट, चलिए तो ये राय फिलहाल बनती हुई टाटा स्टील में। लेकिन आइए कुछ एक और स्टॉक्स पे यहाँ पर फोकस कर लेते हैं और उन्हीं में से एक है
यहाँ पर गोदरेज कंज्यूमर अच्छी खासी स्ट्रेंथ यहाँ पर हमने बनते हुए देखी है, अपडेट्स भी देखे हैं यहाँ पर आते हुए। वागले सर, गोदरेज कंज्यूमर क्या राय बन रही है सर? इस समय 1244-45 के पास है। नेहा जी थोड़ा सा वोलेटाइल है, इनफैक्ट 1260 के ऊपर इसका ब्रेकआउट आया था लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाया, तो मैं थोड़ा सा वेट करूंगा क्योंकि थोड़ा सा चॉपी है, पैटर्न अच्छा है। पोजीशनल व्यू अगर आपको लेना है तो मेरा मानना ये 1300 का पहला टारगेट होगा और 1300 के पार निकलने के बाद जो मुझे लगता है निकलेगा 1330-1340 तक जा सकता है, लेकिन आपका स्टॉप लॉस फिलहाल अगर आप लेते हो तो 1200 के नीचे होना चाहिए जो थोड़ा सा लंबा है, तो करेक्शन पे लीजिए, यहाँ पर लीजिए 1220 पे लीजिए, 1200 के नीचे का स्टॉप लॉस, 1300 का पहला टारगेट, 1320-1330 का दूसरा टारगेट। आज हमने देखा कि गोल्डमैन सैक्स की तरफ से भी खरीद की राय है और इन्होंने टारगेट भी बढ़ाया है, 1425 इनकी तरफ से अगला टारगेट बनकर आया है। फार्मा स्पेस में हमने देखा है, फार्मा जो हेल्थ केयर स्पेस है, यहाँ पर आज खबरों के दम पर काफी एक्शन रहा है, लेकिन लॉरस लैब्स एक बार जरा इस पर नजर डाल लेते हैं। कुछ स्ट्रेंथ के साथ ओपनिंग होती हुई यहाँ पर दिखाई दी है। जय, लॉरस लैब्स इस समय कोई राय? लॉरस लैब्स में मोमेंटम यहाँ बिल्कुल पॉजिटिव है। मैं कहूंगा कि ऊपर में आपको लगभग 475 तक के लेवल्स पोजिशनली देखने मिल सकते हैं। ये स्टॉक ने विद वॉल्यूम्स एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है लास्ट वीक में अबाउट द लेवल्स ऑफ 425। तो जब तक 425 के नीचे हम नहीं जाता ना, मेरा मानना है 475 तक के मिनिमम टारगेट्स आपको यहाँ पे आते हुए दिखने मिल सकते हैं। तो ये है लोअर स्लैब पर रहा है। आइए, जैन साहब है हमारे साथ तैयार। जैन साहब तैयार है, आज तो मना भी नहीं कर सकते, आप तो सुबह से शो में 9:29 पे ले सकते हैं हम आपको। बिल्कुल सर, बिल्कुल लीजिए सर। और इफ यू वांट मोर टाइम? नो सर, आई डोंट वांट मोर टाइम। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, जैन साहब का, हमारा और हमारे दर्शकों का, आइए बिल्कुल जैन साहब के जेम्स। व्हाट अ टाइमिंग! बिल्कुल खत्म होते 9:30 समय मिला लीजिए आपकी घड़ी में। वो विविध भारती होता तो टाइम भी आता उसमें, टिंग। जैन साहब बताएं अपना जैन स्टॉक। बिल्कुल, आज एक अच्छी कंपनी लाया हूँ। हमेशा लाते हो तो आप नई बात क्या है इसमें? हाँ, वो तो हमेशा अच्छा बोलते ही मुझे रियलाइज हुआ कि ये बोलेंगे अच्छा ही करते हैं। हर स्टॉक जेमी है और बढ़िया चल रहा है। ये भी स्टॉक लिंक लिमिटेड, अनिल जी, और ये 5 सितंबर 2023 को मैंने ये स्टॉक दिया था लिंक लिमिटेड। उसके बाद बहुत आराम से टारगेट्स अचीव हुए और ऊपर 900 रुपए तक जाके 550, 60, 70 के लेवल्स पे है ये स्टॉक। तो बेस्ट पार्ट यही है कि ये अच्छा करेक्ट हुआ मिड कैप स्मॉल कैप के करेक्शन के साथ और अपने 200 डिमांड्स के ऊपर अब आया है। तो इनफैक्ट इतनी जो रिकवरी भी है स्मॉल कैप मिड कैप में, इस स्टॉक में थोड़ी स्लो आई है और अब आई है तो एक अब स्ट्रेंथ अब दिख रहा है मुझे। तो मैं इसलिए स्टॉक को लेने का रीजन भी यही था इतनी जल्दी, क्योंकि 5-6 महीने में जनरली हम लेते नहीं है। 4 डिकेड ओल्ड कंपनी, कोलकाता बेस्ड प्रमोटर्स, 50 कंट्रीज से ज्यादा में ये लोग एक्सपोर्ट करते हैं, 7% से ज्यादा का मार्केट शेयर। लिंक लिमिटेड, आई थिंक सब लोग जानते हैं, लिंक पेन्स राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स में है। एक नया अध्याय लिख रहा है ये कंपनी। पेंटोनिक ब्रांड इनकी गजब चली, 2019 से ये लोग कर रहे हैं। और डिस्क्लेमर ये अनिल जी की मैं पेंटोनिक से लिख रहा हूं अभी, और बहुत सारे लोग, मुझे पता है हमारे पैनल में भी सब लोग लिंक आगे पीछे सब यूज किए ही हैं। तो अच्छी खासी इनकी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, इन्होंने अच्छा खासा रोबस्ट बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखा है, रिटेल नेटवर्क भी है और प्रीमियमाइजेशन पे कंपनी ने काफी फोकस किया, इसलिए पेंटोनिक जैसी ब्रांड्स पे फोकस किया। एक और चीज, कंपनी एक्सक्लूसिव इंपोर्टर और डिस्ट्रीब्यूटर भी है, एशिया की बिगेस्ट स्टेशनरी जायंट दिल्ली की, फिर वर्ल्ड फेमस ब्रांड है एक यूनिबॉल, मित्सुबिशी पेंसिल कंपनी जापान की, इन सब के लिए डिस्ट्रीब्यूशन का काम भी करती है, खुद के ब्रांड्स भी है। और सबसे बढ़िया बात यह है, फंडामेंटल्स भी सस्ते लगते हैं मुझे। और अभी मैं रेटिंग्स देख रहा था इनके, अपग्रेड हुए रेटिंग्स में भी, और प्रीमियमाइजेशन की वजह से इनके टॉप लाइन भी बढ़े हैं। बट लास्ट क्वार्टर थोड़ा सा इनका हल्का गया था, दिसंबर क्वार्टर, ये एक रीजन था कि करेक्शन हुआ है। इसमें ये चीज थी कि इनकी जो एक्सटेंडेड फेस्टिव सीजन था लास्ट क्वार्टर में, उसकी वजह से थोड़ा सा सेल्स अफेक्ट हुआ। बट अब आने वाले क्वार्टर्स अच्छे जाएंगे। एक्सपोर्ट का परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया था, उसमें भी नए प्रोडक्ट्स इन्होंने और इंट्रोड्यूस किए। पेंटोनिक ब्रांड को काफी लिवरेज कर रही है कंपनी, जीआरटी, पेंटोनिक ईवो, पेंटोनिक सीएलआर, ये सारी चीजें, और इर्द गिर्द ये सब प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर रहे हैं। और अब मैं बोलता हूं कि
फंडामेंटल्स में मैं अभी ये स्पेस काफी एक्टिव था पिछले अगर 3-4 महीने में देखिए हम 5-6 महीने में बहुत सारे आईपीओ इस स्पेस में आए हैं और उन सब के मुकाबले भले वो डोम्स हो, फ्लेयर हो, सेलो भी पार्शली, मतलब सब फ्लेयर्स पूरी डायरेक्टली कंपेरेबल बोल लीजिए, सारी कंपनियों के आईपीओ इन्हीं समय में आया, तो इसलिए मैंने इसको सितंबर में दिया भी था। इन सब के मुकाबले काफी सस्ता लगता मुझे, चीपर एज अगेंस्ट कॉम्पिटिटर्स एंड पीयर्स। और फंडामेंटल्स में भी 32% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, 23-24% का रिटर्न ऑन इक्विटी, डेट्स को रिड्यूस करके काफी अच्छा इन्होंने कैश फ्लोज जनरेट करते, तो इसलिए रिटर्न रेशियो भी बहुत बढ़िया है। 25-26% का प्रॉफिट की कैगर रही है पिछले 3 साल में, और उससे भी बढ़िया बात है क्वार्टरली रिजल्ट्स की मैंने बात कही, बट टीटीएम बेसिस पे टॉप लाइन हाईएस्ट एवर है, 500 करोड़ की टॉप लाइन पे कंपनी बैठी हुई है, और डेटर डेज वगैरह भी रिड्यूस हुए कंपनी के। एफआईआईज डीआईआईज करीब 2% के लगभग होल्ड करते हैं, और मित्सुबिशी पेंसिल भी 13.5% के लगभग होल्ड करती है प्रोमोटर्स की 60% के अलावा। तो स्ट्रॉन्ग हैंड्स में, और कुछ रिनाउंड इन्वेस्टर्स भी इन्वेस्टेड स्टॉक में। मुझे लगता है कि स्टॉक को बिल्कुल इस लेवल पे ले 650 के टारगेट पे। ओके चलिए, तो जैन साहब के जेम्स आज लिंक लिमिटेड पे फोकस करेंगे। 650 तक ऊपर ये स्टॉक जाता हुआ दिखाई दे रहा है, और दमदार फंडामेंटल्स के दम पर यहां खरीदारी करके निवेशित रहना आज रिकमेंडेड है। आइए एक बिगुल जय के लिए कैश का ऑप्शन। जय बताइए कहां नजर है? नया मैं कहूंगा कि 22,500 का इन द मनी कॉल ऑप्शन निफ्टी का खरीदे, 172 पर मिल रहा है 172 पर। मैं यहाँ पे ब्रेकआउट प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ। आई मीन निफ्टी के ऑल टाइम हाइज जो है वो 619 के स्पॉट में अभी 607 के आसपास है, बट मुझे ऐसा लग रहा है ये ब्रेकआउट आ ही जाना चाहिए, कुछ ही पॉइंट्स दूर है। प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ मैं, स्टिल 172 के आसपास आप खरीदे। यहाँ पे यहाँ जो स्टॉप लॉस thereafter लगाना होगा, then that can be placed at 128 पोजिशनली। मुझे ऐसा लग रहा है कि ऊपर में लगभग आपको इस पे 220 रुपए से लेकर 244 तक के लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं। 22,500 के स्ट्राइक के कॉल ऑप्शन में इन द मनी कॉल ऑप्शन है। 10 अप्रैल की एक्सपायरी का है, दैट इज डे आफ्टर टुमारो। ये वीक ट्रंकेटेड वीक है, सो निफ्टी की एक्सपायरी, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी दोनों ही वेंसडे को होगी, थर्सडे को नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है ओवरऑल जो हिसाब से एक सेटअप है, बैंक निफ्टी भी ओवरऑल पॉजिटिव ही है। इज जस्ट दैट कि ऑल टाइम हाई उसने कुछ पॉइंट से मिस किया। आई डोंट नो अबाउट निफ्टी क्या ये मिस करता है कि नहीं, बट आई एम प्रीएम्प्टिंग कि ये ब्रेकआउट आ जाना चाहिए। और ऊपर में लगभग आपको 22,700 725 तक के लेवल्स यहाँ आपको यहाँ पे आते हुए देखने मिल सकते हैं। तो और लगभग 100-125 पॉइंट की तेजी आपको निफ्टी में देखने मिल सकती है। तो 22,500 का इन द मनी कॉल ऑप्शन खरीदिए। 10 अप्रैल की एक्सपायरी का 172 रुपए में 128 का स्टॉप लॉस, 220-244 के टारगेट के लिए ब्रेकआउट की तैयारी है थोड़ी देर में। 22,619 का लाइफ हाई पार करने को निफ्टी होता हुआ तैयार। अरे बैंक निफ्टी रिकॉर्ड बना तो दिया, बना दिया लग रहा है। 48 ओ माय गॉड, 48,629 नहीं, थोड़ा सा बाकी है, थोड़ा 636 629 बाकी है, 612। तो यहाँ 7 पॉइंट से रिकॉर्ड। नया जी गजब हो गया आज। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में 7-7 पॉइंट से रिकॉर्ड बचा है। 22,619 का पुराना रिकॉर्ड आज 22,612 हुआ है, तो 7 पॉइंट से 48,636 का आई है, 48,629, 7-7 पॉइंट। दोनों जोर लगाओ भाई, 7-7 पॉइंट हो जाएगा काम, डोंट वरी। अगर आपको फिर भी जरूरत है पुश की, सपोर्ट की, तो हमारे एक्सपर्ट्स तैयार हैं। कौन कौन तैयार है? एक के बाद एक, सब। ऐसा नहीं कि सब कोई एक आधी, बिल्कुल सबके लिए है। पहला बेमिसाल बंसल। बताएं बंसल जी। अनिल जी वही, अनिल जी बताऊंगा कि अनिल जी एक ही बिगुल में 2 कॉल दूंगा, सब लोग रेडी हैं, तो बार बार अनिल जी कतार में लगा नहीं जाएगा। तो पहला तो जो स्टॉक पिक है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर जो 2-3 दिन पहले करेक्शन आई थी, उसके खत्म होने के संकेत हैं। एक पॉजिटिव क्रॉसओवर मोमेंटम इंडिकेटर्स पे देखने को मिल रहा है। 2925 2925 का लगाना है। स्टॉप लॉस 3,009 पहला टारगेट है, 3,020 दूसरा टारगेट है।
रिलायंस 3000 के ऊपर की निकलने की तैयारी कर रहा है, तो रिलायंस पर एक ओवरवेट खरीदारी की राय है। दूसरा स्टॉक पिक है HDFC लाइफ, जिसको मतलब कि मेरे मित्र फ्राइडे से रिकमेंड करते हुए आ रहे हैं और आज जैन साहब ने भी दिया है, तो सब लोग अपने अपने धन्यवाद मतलब कि रेडी कर लें। इसमें खरीदारी की राय है 624, 624 का लगाना है स्टॉप लॉस, 650, 655 इन दो टारगेट्स के लिए HDFC लाइफ पर खरीदारी की राय है। ओके, तो दो स्टॉक है, दोनों ही निफ्टी के दिग्गज जहां पर खरीदारी करने की राय आपके लिए बंसल जी की तरफ से। बंसल जी को लगता है कि उनका नंबर नहीं आएगा जल्दी, और अगर उनको ऐसा लगता है तो बिल्कुल सही लगता है, गलत बिल्कुल नहीं, क्योंकि कतार में है पीछे अब मेहुल कोठारी साहब, बिल्कुल उनके लिए BTS डबल टी। बताएं मेहुल जी। अनिल जी, मुझे भी OMCs काफी पसंद है। सुमित जी ने BPCL आई गेस दिया। मुझे हिंद पेट्रो पसंद है यहाँ पे पोजिशनल तौर पे। हिंद पेट्रो यहाँ पर 468 के आसपास खरीदारी की सलाह रहेगी। 450 का स्टॉप लॉस रहेगा। मैं समझता हूँ 510 के अपसाइड तक ये काउंटर जा सकता है, तो 510 का टारगेट रहेगा। जो रैली की शुरुआत हुई थी तकरीबन 240 से 600 के आसपास, उसको पूरा एग्जैक्टली 38% रिट्रेस किया है। यहाँ पर डबल बॉटम जैसा फॉर्मेशन है और मुझे लगता है क्रूड में थोड़ा बहुत करेक्टिव मूव आ सकता है, तो उसके चलते हिंद पेट्रो में अच्छा पुलबैक देखने को मिल सकता है। सो खरीदारी की सलाह रहेगी HPCL में। HPCL खरीदे, ये है राय आपके लिए इस वक्त आती हुई मेहुल कोठारी साहब की तरफ से। 450 का स्टॉप लॉस, 510 का टारगेट। बधाइयां और ढेर सारी बधाइयां। निफ्टी बना चुका है नया रिकॉर्ड, 22,619 का लाइफ हाई पार करके अब इतिहास में दर्ज हो चुका है 22,622। 22,622 किधर से भी घुमा फिरा के देखें लाइफ हाई वही मिलेगा आपको, 22,622। ओह नो, अब 22,623 हो चुका है। वो जो मजा था सिर्फ 1 सेकंड के लिए था, अगर आप ले पाए तो अच्छा, नहीं तो कोई बात नहीं, कुछ और मजे आपको आते हुए दिखेंगे, क्योंकि हाईज और आगे बनते हुए दिख रहे हैं। बैंक निफ्टी लाइफ हाई के करीब है, बनाया नहीं, लेकिन निफ्टी ने एक बार फिर से इतिहास बनाया आपके लिए। वेरी गुड, वेरी नाइस। चलिए आइए, कीप इट अप। और अब भी बोले सुमित जी के लिए, सुमित का सुपर हिट। बताएं सुमित जी। अनिल जी, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में ही मोमेंटम बन रहा है। मार्केट खुलने के साथ ऑयल मार्केटिंग कंपनीज एक अच्छा मूव दिखा रहे हैं। तो जो स्टॉक अभी मेरे रडार पे आया है उसका भाव चल रहा है 171 रुपया, 171 रुपया 10 पैसा। 171.10 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है IOC के अंदर मोमेंटम तेजी का बन रहा है। कल का हाई तो ब्रेक कर ही दिया है और ये रिसेंट का स्विंग हाई ब्रेक करने को तैयार है। इस हफ्ते में ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में अच्छा ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए। तो सारे स्टॉक्स के अंदर मोमेंटम बना हुआ है। IOC भी इस मूव को कंटिन्यू करेगा। खरीदारी करें, जिन्होंने ले रखा है होल्ड करें। 166, 168 ये स्टॉक का नीचे में भी इमीडिएट ट्रेडिंग के लिहाज से सपोर्ट है। तो 166 का लगेगा नीचे में स्टॉप लॉस। ऊपर में पहला टारगेट 176, दूसरा टारगेट 180, दोनों शॉर्ट टर्म के टारगेट है। पोजिशनल टारगेट में स्टॉक 200 का लेवल भी क्रॉस कर सकता है। फिलहाल शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग टारगेट्स के लिए खरीदारी करें IOC। MCs में दमदार एक्शन है। HP, IOC दोनों पिक्स आती हुई मेहुल जी और सुमित जी की तरफ से। खरीदारी करें। 176, 180 तक आपको IOC जाता दिखेगा। 166 का स्टॉप लॉस लगा है। एक बिगुल कुणाल जी के लिए, कुणाल के कोहिनूर। जी कुणाल सर बताइए। नेहा, खरीदने की राय है और मुझे लगता है कि जितने रियल एस्टेट स्टॉक्स हैं सब में जबरदस्त मोमेंटम बन रहा है। मेरी खरीदारी की राय गोदरेज प्रॉपर्टीज में है, जिसमें एक जबरदस्त अपट्रेंड आज के इंट्राडे ट्रेड में देखने को मिल रहा है। स्टॉक ने सारी रेजिस्टेंसेस पार किए हैं, तो मुझे लगता है ऊपर के लेवल्स देखने को मिलेंगे। इसमें 2600 का मौजूदा भाव है, तो यहाँ पर एक 2560 पर 2560 के स्टॉप लॉस से बाय करें। पहला टारगेट होगा 2640 का, 2640 का इवेंचुअल टारगेट 2685 का, तो 2685 के लक्ष्य के लिए गोदरेज प्रॉपर्टीज में खरीदारी करें। ओके, गोदरेज प्रॉपर्टीज रखे रडार पर। 2640 और 2685 इवेंचुअल टारगेट दिख रहे हैं। एक बिगुल वागले साहब के लिए, वागले का बंडल। वागले सर बताइए। नेहा जी, IGL बाय करना है। 470 का एक मल्टीपल रेजिस्टेंस ब्रेक किया है। एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स फ्राइडे के दिन में हमने देखा था और आज वो दिन का हाई ब्रेक किया है। तो मुझे कम से कम ये मूव 500, 510 तक जाते हुए दिखती है। पोजिशनल कॉल है, 1 से 2 दिन का व्यू है।
आपको यहाँ पर लेना है। स्टॉप लॉस होगा 465 का, 5 से 6 रुपए की रिस्क होगी। नीचे में एवरेज करिए 1-2 रुपए के, तो 5 रुपए के ऊपर रिस्क नहीं बनेगी, 1% की रिस्क होगी। ऑन द अपसाइड इंट्राडे अगर आपको प्ले करना है तो 490 का पहला टारगेट होगा। पोजिशनल 2 से 3 दिन 510 515 का टारगेट है। ओके, ये है आपके लिए वागले साहब की तरफ से आईजीएल में खरीदारी का दिख रहा है। बैक टू बैक आपके लिए जबरदस्त एक्शन में स्टॉक आते हुए दिख रहे हैं। 22,600 के ऊपर निफ्टी टिकता हुआ अब आपको नजर आएगा और बैंक निफ्टी 48,550 के आसपास टिकता हुआ दिख रहा है। आइए, एक स्टॉक जो मजबूत बाजार में बेहद कमजोर है वो है आपके लिए बंधन बैंक। मंदी के सारे बंधन तोड़कर नीचे की तरफ जाता हुआ दिख रहा है और अब ये 6% नीचे। वजह बताने के लिए तैयार है आपको वरुण जी। वरुण जी, क्या हुआ, जोर से गिर गया? डेफिनेटली अनिल जी, जब टॉप मैनेजमेंट अगर छोड़ दे और वो भी घोष साहब अगर छोड़ दे तो सही सी बात है, यही होना है। क्योंकि इन्होंने अब ऐलान कर दिया है चंद्रशेखर घोष साहब ने कि रिटायर होने वाले हैं और 9 जुलाई से ये रिटायरमेंट ले लेंगे। अब देखिए, फाउंडर थे ये, इन्होंने ये बैंक को शुरू किया था कहाँ, एक एनजीओ था, वहाँ से ये एनबीएफसी बना, फिर उसके बाद बैंक बना। तो इस पूरे जर्नी में घोष साहब जो है वो बंधन बैंक के साथ में थे और उन्होंने इस बैंक को इस स्केल पे लेके आए हैं। और इनका अब रिटायरमेंट का ऐलान करना, और सबसे बड़ी बात की अचानक रिटायरमेंट का ऐलान करना, ये थोड़ी चौंकाने वाली बात थी। देखिए, कंपनी ने थोड़ी देर पहले कॉन कॉल भी की, सबने यही जानना चाहा कि आपका ये रिटायरमेंट क्यों है, क्या कारण है। तो यहाँ पे इनका कहना था कि ये निजी कारण से रिटायरमेंट ले रहे हैं और ये इनका खुद का फैसला है और किसी का फैसला नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है। दूसरा, कॉन कॉल में बैंक ने कहा है कि कोई अंतरिम सीईओ जो है, इंटरिम सीईओ ला सकते हैं ये, उसके लिए ये प्रयास कर रहे हैं। माइक्रो फाइनेंस पे कंपनी का फोकस रहेगा, प्रोविजन जो है वो आगे कम होते हुए दिखाई देंगे। इस तरह के कुछ स्टेटमेंट्स जो है इनके कॉल कॉल में निकल के आए हैं। लेकिन ब्रोकेजेस की सबसे बड़ी चिंता यही है कि एक तो इन्होंने एकाएक यहाँ पे रेजिग्नेशन जो है वो दिया है, और उससे भी बड़ी चिंता है कि हाल ही में इस कंपनी के जो बोर्ड है उन्होंने मिस्टर घोष के जो एमडी एंड सीईओ की पद है उसके रिन्यूअल के लिए अप्रूवल दिया था और केवल आरबीआई का अप्रूवल बाकी था। हालांकि इनका कहना है कि आरबीआई की तरफ से हमें अभी तक कुछ भी संकेत या कुछ भी उनकी तरफ से वर्डिंग्स नहीं आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ब्रोकेज हाउस को ये चिंता है कि अगर बोर्ड ने यहाँ पे अप्रूवल दे दिया था तो आरबीआई के अप्रूवल के पहले आपको यहाँ पे इस्तीफा देने की क्या जरूरत थी, और अगर आपको इस्तीफा देना था तो बोर्ड से अप्रूवल लेने की क्या जरूरत थी। ये एक सबसे बड़ी बात है। ब्रोकेज हाउस का कहना है कि बाकी जो इनका सीनियर मैनेजमेंट है वो काफी न्यू है और सक्सेशन में दरअसल थोड़ी बहुत दिक्कतें हो सकती है। आगे चल के बैंक्स के ओवरऑल जो ग्रोथ है वो धीमी हो सकती है, क्रेडिट कॉस्ट जो है वो बढ़ सकता है, और जुलाई तक कहीं ना कहीं कंपनी को एक नया सीईओ जो है वो ढूंढ के और अच्छा सीईओ लेके आना ही पड़ेगा जो कि घोष साहब को रिप्लेस करे। ब्रोकेज की ये भी चिंता है कि इस कंपनी के एनपीएस जो है अगर आप देखेंगे तो पीएस के मुकाबले काफी ज्यादा है, और कोविड के बाद से जो एनपीएस बढ़े थे उसमें रिकवरी जो है अभी भी बची हुई थी, और साथ ही साथ जो CGFMU यानी कि क्रेडिट गारंटी फंड जो माइक्रो यूनिट्स के लिए है उसका बकाया भी आना बाकी था। ये जो इनकम्प्लीट काम है उसको छोड़ के घोष साहब जा रहे हैं, और ये भी एक ब्रोकेज हाउस की चिंता है। इसके लिए जेफरी जैसे दिग्गज ब्रोकेज हाउस ने अंडर परफॉर्म की रेटिंग दी है, खरीदारी से सीधे डाउनग्रेड कर दिया इसको, और 290 से 170 का प्राइस टारगेट कर दिया है। भारी भरकम कटौती की। इनफैक्ट जितने भी ब्रोकेज हाउस देखेंगे किसी ने प्राइस टारगेट काटा है, किसी ने नहीं काटा है, लेकिन चिंता सबको यही है कि ये अचानक क्यों जा रहे हैं कंपनी को छोड़ के, और आगे कंपनी का क्या होगा। चलिए, तो बंधन बैंक को लेकर जो सारे आप कह सकते हैं कि अपडेट्स निकल कर आए हैं, इसी पशुपेश में हम देख रहे हैं कि ये जो स्टॉक है आज टूटता हुआ और इनफैक्ट काफी पिटाई खाता हुआ नजर आया है। लेकिन आइए कुछ एक और स्टॉक्स में फोकस कर लेते हैं, क्योंकि अच्छी खासी स्ट्रेंथ हम दूसरे पॉकेट्स में बनते हुए देख रहे हैं। एक अपडेट सोम डिस्टिलरीज का आया है कि कर्नाटक में बढ़ी हुई क्षमता के साथ प्लांट में कामकाज शुरू करेंगे। बंसल सर, कोई व्यू देंगे इस पे आप? नेहा, बढ़िया टेक्निकल चार्ट है, और स्टॉक में अगर आप देखें तो एक करेक्शन से स्टॉक निकल रहा है, जो बड़ी करेक्शन देखने को मिली थी। तो यहाँ पर नेहा एक तो नेकलाइन भी टूटी है स्टॉक की, 307 की एक नेकलाइन भी टूटी है। तो खरीदारी की राय है। टेक्निकल स्टॉप लॉस तो 302 का बैठता है, थोड़ा सा और नीचे 300 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। 328 335 के टारगेट के लिए सोम डिस्टिलरी पर नया खरीदारी की राय है। और मैं तो ये बोलूंगा कि आप यहाँ पर ना एक वो बिगुल बजा दें बैकवर्ड वाला, इस कॉल को रिकॉर्ड ही कर लें। एक और कॉल मेरे उसमें बेमिसाल बंसल में ऐड हो जाएगी। कौन सा वाला बताओ, मेरे को बताओ। न्याय जी से डायरेक्टली क्या करवा रहे हो आप? सोम को
अनिल जी कुछ नहीं करवा रहा। अनिल जी बेमिसाल बंसल का एक बैकवर्ड इंटीग्रेशन वाला बिगुल बजा दीजिए और इसको उसमें अनिल जी वो कर लीजिए। और नेहा जी से अनिल जी एक मतलब कि लेवल तो बताओ, मतलब कि जैसे आप बोलते हैं ना कि कष्ट करेंगे जी पहले अनिल जी लेवल बताए 300 के नीचे का स्टॉप लॉस, 300 के नीचे का स्टॉप लॉस, 300 के नीचे कितना 100 का लगा दें, 300 के नीचे 328 पहला टारगेट। नहीं 299। हाँ तो ऐसा बोलो ना, नेहा जी ने काउंटर क्वेश्चन नहीं पूछा तो आप आगे चल पड़े। 300 के नीचे तो 100 भी होता है, 50 भी होता है, 150 भी होता है, कितना 299 का स्टॉप लॉस है जी, 328 का टारगेट और 335 दूसरा टारगेट है, पहला टारगेट 328 है। और अनिल जी नेहा जी से आग्रह, अनिल जी आपसे तो नहीं कर पाते हैं बट आप नेहा जी के ब्याह पे भी बोल रहे हैं यार कि वो जो जिस तरीके से उन्होंने बोला ना कि आप देखेंगे क्या, अरे इसी के लिए तो बैठे हैं, आप सीनियर हैं, आप बोलते हैं कष्ट करेंगे, नेहा जी बोलती है देखेंगे क्या। और अनिल जी हम तो कोई ब्रोकिंग एंड के है नहीं है कि हमारे ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन है, इस पे कवरेज है, उस पे कवरेज नहीं है। वी कवर एवरीथिंग इन एंड आउट विच इज अवेलेबल अंडर सन। अनिल जी बंसल जी आप समझे नहीं है, ये आप शब्दों पे जा रहे हो, भावनाओं पे नहीं जा रहे हो। आपको फिल्म बनानी आर के बैनर में, जरा ध्यान से सुनिएगा। जो इस फिल्म के हिस्सा बनने वाले कोई सुमित जी, कोई जैन साहब टाइप के लोग जो है ना, कोई कभी किसी एक्ट्रेस को पूछा जाता है कि आजकल आप कम दिखते हैं फिल्मों में, तो मैं आजकल बहुत चूजी हूँ अपने रोल को लेकर, मैं बहुत अपनी पसंद के रोल ही कर। अरे भाई तेरे पास काम ही नहीं आता चूजी क्या है। तो वैसे ही जैसे हाँ वी आर जस्ट फ्रेंड्स, ये जो कुछ डायलॉग होते हैं ना उसका मतलब अलग समझाएगा। जैसे मैं एक आपको बोलूँगा क्या आप कष्ट करेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि आपको मैं कष्ट करने के लिए मतलब आपको ये समझिए कि इसका मतलब आपको करना ही है ये बात समझिए। नेहा जी ने पूछा कि आप देखेंगे, मतलब आपको देखने आपको ऑप्शन कुछ नहीं है। कुणाल जी बराबर है, समझ गए? अनिल जी बिल्कुल, मैं तो अनिल जी पहले ही समझदार हूँ अनिल जी, बिल्कुल ये शिष्टाचार की भावना है अनिल जी, लेकिन पीछे की भावना तो अनिल जी और बंसल जी से बेहतर ये कौन जान सकता है अनिल जी। घर पे भी ऐसे ही संवाद होता है इनसे, नहीं वहाँ पर भी अनिल जी बिल्कुल ऐसे ही पूछा जाता है कि बंसल जी आज आप काम करेंगे या नहीं करेंगे। नहीं कुणाल जी भले आप जो मैं सोच रहा हूँ आप मेरी सोच के साथ है, लेकिन हर बात पे मैं आपका सपोर्ट नहीं कर सकता। घर पे इनको सीधा सीधा ऑर्डर मिलता है ये करना है, यहाँ पे हम रिक्वेस्ट करते हैं क्या कष्ट करेंगे, बहुत बड़ा फर्क है इसमें। जी वागले साहब कुछ कह रहे हैं, जी वागले साहब। अनिल जी देखेंगे क्या या देखने का कष्ट करेंगे जी, एक शादीशुदा आदमी के लिए ऐसा सवाल होना नहीं चाहिए। मुझे अचंभा हो रहा है बंसल जी ये सवाल पूछ रहे हैं, इसका मतलब है चुपचाप देखिए बिना सवाल पूछे। एग्जैक्टली अनुभव से सीखे वागले साहब। ये मतलब बंसल जी एक्टिंग कर रहे हैं अभी, इनको सब पता है। हाँ नहीं एक्टिंग नहीं कर रहे, ऐसा ही है, ये सब आपके अनुभव से सीखेंगे। आपने जो 15 साल से ज्यादा हमारे से एक्स्ट्रा अनुभव लिया हुआ है, हम अभी तक वहाँ पहुंचे नहीं है। आइए बंसल जी के लिए बिगुल बेमिसाल बंसल बैकवर्ड इंटीग्रेशन करना है, मैं सोम डिस्टिलरीज का। ओके ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन। आइए विप्रो के मैनेजमेंट में दिख रहा है बड़ा बदलाव, इस बदलाव पर पूरी अपडेट्स देने के लिए तैयार है कुशल गुप्ता। आइए कुशल से जानते। कुशल बताइए क्या है अपडेट। सर अपडेट तो यही है कि बदलाव पे बदलाव हो रहे हैं यहाँ पर विप्रो को लेकर, खासकर अब यही देखना है कि यहाँ पर आगे चलकर किस तरह का विप्रो का जो अब नया मैनेजमेंट आने वाला है, जो नई सीईओ की यहाँ पर नियुक्ति होती हुई दिखी है, उसको लेकर आगे चलकर बिजनेस किस तरह से ट्रांसफॉर्म होगा। जो बदलाव इन्होंने अभी किए हैं मैनेजमेंट में वो आगे चलकर कितने फ्रूटफुल होंगे, ये सबके लिए देखने वाली बात है। बट ऑफकोर्स पिछले कुछ महीनों से, इनफैक्ट कुछ सालों से जिस तरह का प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिला है विप्रो के लिहाज से, वो बहुत ज्यादा एनकरेजिंग नहीं रहा है। इस वजह से ही शायद यहाँ पर जो थियरे डेल पोटे हैं उनको एमडी एंड सीईओ के पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब यहाँ पर कंपनी ने जो नए सीईओ है श्रीनिवास पलिया, उनको यहाँ पर नियुक्त किया है और यहाँ पर ये जो नियुक्ति की गई है ये अगले 5 सालों के लिए इन्होंने की है। बट ऑफ कोर्स ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जो नए सीईओ हैं वो 1992 से विप्रो के साथ जुड़े हुए हैं और अमेरिका का जो रीजन है, अमेरिकाज 1 जिसको हम कहते हैं, उसके ये सीईओ रहे हैं। तो उस चीज को इन्होंने काफी भली भांति यहाँ पर
जज किया है और जिस तरह से यहाँ पर डिसीजन मेकिंग उनकी होती हुई दिखी है, आगे चलकर यही देखना है कि यहाँ पर जो ऑलरेडी विप्रो में कई सालों से बने हुए हैं, कई दशकों से इनफैक्ट बने हुए हैं, अब वो कमान संभालते हुए नजर आएंगे। तो इसको लेकर अब आगे किस तरह से यहाँ पर डेवलपमेंट्स होती है विप्रो के प्रदर्शन को लेकर, वो देखना है। बट जिस तरह से समय से पहले इस्तीफा दिया गया है, 2020 में थिएरा डेल पोटे ने ज्वाइन किया था एज अ CEO और इन्होंने जो समय था इनका जुलाई 2025 तक था, अभी जो इनको अलॉट किया गया था, और 15 महीने पहले ही इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। इसके पहले भी अबीदाली निमुचीवाला जी ने 2020 में भी समय से 1 साल पहले इस्तीफा दे दिया था और 2023 में आप देखिए तो करीब 10 सीनियर एग्जीक्यूटिव्स हैं जो विप्रो से निकल चुके हैं। अब आप देखिए तो पिछले 4 तिमाहियों में कंपनी के कांस्टेंट करेंसी आय ग्रोथ में भी गिरावट आई है। ऑपरेटिंग मार्जिन के लिहाज से भी आप देखिए तो 16% के आसपास पिछली तिमाही में इन्होंने किया था और एक्सपेक्टेशंस अब ये बन रही है कि आगे चलकर किस तरह का प्रदर्शन रहेगा, ये देखना काफी अहम होगा, क्योंकि जिस तरह से डिक्लाइनिंग अभी तक इनकी परफॉर्मेंस आ रही है पिछले कुछ तिमाहियों से, उसको कैसे अब सपोर्ट करते हैं आने वाले जो इनकमिंग नए CEO हैं, ये देखना है। और जिस तरह से यहाँ पर आगे चलकर रणनीति बनाते हुए नजर आएंगे, इसको आपको काफी ध्यान में रखना है, क्योंकि एक्विजिशन स्ट्रेटेजी पर भी आगे की ग्रोथ जो है काफी निर्भर करने वाली है। ऑलराइट, चलिए तो हम देख रहे हैं कुछ बड़े बदलाव होते हुए और विप्रो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फायरिंग स्क्वाड में आता हुआ दिखाई दिया है और स्टॉक जो है वो प्रेशर में इस समय दिखाई दे रहा है। अब 481 के पास इसमें फिलहाल ट्रेड होता हुआ दिख रहा है और कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी हमने यहाँ पर आते हुए देखी है। आइए अब करते हैं शुरुआत 10 की कमाई की। दस की कमाई में आप सभी का स्वागत है और शो की शुरुआत के साथ ही आ गया है बिगुल सुमित जी के लिए। सुमित के सुपरहिट। सुमित जी बताइए क्या है रडार पे? बाय का स्टॉक रडार पे आया है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 1025 से 1027, 1025 1027 का अभी भाव है। फार्मा सेक्टर का ये स्टॉक है। स्टॉक का नाम है ग्लेनमार्क। ग्लेनमार्क के अंदर मोमेंटम तेजी का बना हुआ है। स्टॉक एक कंटिन्यूअस अपट्रेंड के अंदर में है। स्टॉक के अंदर और तेजी यहां से देखने को मिलेगी। यहाँ पे खरीदारी करें, जिन्होंने ले रखा है वो लोग होल्ड करें। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट है 1010 के पास है, तो 1010 ये नीचे में स्टॉप लॉस होगा। 1010 के स्टॉप लॉस से ग्लेनमार्क में खरीदारी करें। 1050 1070 ये इमीडिएट शॉर्ट टर्म के टारगेट है। पोजिशन टारगेट में स्टॉक 1100 का लेवल क्रॉस करने को तैयार है। खरीदारी करें ग्लेनमार्क। ये है वो स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय आती हुई आज सुमित जी की तरफ से। वैसे फार्मा स्टॉक आज उतने मजबूत दिख नहीं रहे, लेकिन अब धीमे धीमे मिड के फार्मा शेयरों में एक्शन बढ़ता हुआ दिख रहा है। थोड़ी देर पहले हम लॉरेंस की बात कर रहे थे, अब ये एक्शन में आता हुआ दिख रहा है। ग्लेनमार्क 1050 1070 के टारगेट के लिए। आइए बढ़ते आगे और स्वागत किया जाए बग्गा साहब का भी। बग्गा साहब बहुत बहुत स्वागत है, सुप्रभात। पहले हाइस पर हाइस जहां बन रहे हैं वहीं पर सवाल पूछता हूं मैं ऑन बिहाफ ऑफ नेहा जी। गोल्ड सर भागे जा रहा है, अब तो 71,000 के पार निकल चुका है। जरा सर आउटलुक बताएं। पहला, क्यों इतनी तेजी है और क्या तेजी और बढ़ने के स्कोप हैं इसमें? देखिए अनिल जी, गोल्ड क्यों चला है? फरवरी के पहले हफ्ते से लगभग 17% दौड़ा है। उसका मूलभूत कारण तो फेड रेट कट्स था, बट उसके बाद क्या एड ऑन हुआ है? एक तो जियोपॉलिटिकल रिस्क जो इजराइल और ईरान के बीच में कुछ फैलाव होने का उसका एक कारण वो था, और दूसरा जो बहुत बड़ा कारण है सेंट्रल बैंक बाइंग। अभी चाइना के सेंट्रल बैंक का मार्च का नंबर आया है, फिर से उन्होंने अच्छी खरीदारी की है सोने की। तो पिछले साल में सेंट्रल बैंक्स ने 1000 टन से ज्यादा खरीदारी की सोने की। और चौथा कारण है चाइना में प्रॉपर्टी का जो स्लो डाउन हुआ है, 3 साल से चल रहा है, बट पिछले साल काफी एक्सेलरेट हुआ। तो जो पैसा प्रॉपर्टी में जा रहा था वो काफी हद तक सोने में आ रहा है। तो चाइनीज कंजम्पशन डिमांड
जो आ रही है सोने की चाइनीज रिटेल से, वो भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग कारण है। तो 4 कारण थे। रेट कट की उम्मीद, दूसरा जियोपॉलिटिक्स में रिस्क होने के कारण सेफ हेवन बाइंग, तीसरा जो है सेंट्रल बैंक्स की खरीदारी जो लगभग लगातार दूसरे साल के लिए 1000 टन से 1037 टन सोना खरीदा सेंट्रल बैंक्स ने डी डॉलराइजेशन के चलते, और चौथा जो चाइनीज कंज्यूमर की खरीदारी है वो काफी बुलंद है। तो ये कंटिन्यूड रहने की हमें पूरी उम्मीद है। सोना यहाँ से और ऊपर जाना चाहिए। डिमांड सप्लाई के तौर पे भी देखें तो डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, स्पेशली सेंट्रल बैंक्स जो कि डी डॉलराइज कर रहे हैं। तो ये जो मोर एंटी अमेरिका कंट्रीज हैं स्पेशली, वो खरीद रहे हैं, और बाकी भी सेंट्रल बैंक्स अपना एसेट एलोकेशन के तौर पे सोने में 5 से 10% का वृद्धि करते जा रहे हैं। और राइट, तो हम देख रहे हैं कि गोल्ड के मार्केट में अच्छी खासी स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है, और आगे भी हमने देखा है कि ग्लोबल बैंक्स और ब्रोकरेजेस की तरफ से कुछ बहुत पॉजिटिव रिपोर्ट्स आए हैं, और मानते हैं कि भले ही ब्याज दरों में देरी यहाँ पर हो जाए, लेकिन $2400 के अगले पड़ाव की वो बात करें। अब देखने वाली बात होगी कि क्या इसी गति के साथ सोना और रिकॉर्ड हाई बनाता है या नहीं। लेकिन आइए, 10 की कमाई के बहुत सारे स्टॉक्स हैं और स्ट्रैटेजीज हैं जो हमारे एक्सपर्ट्स देने के लिए तैयार हैं। सबसे पहले 10 की कमाई, राकेश कुणाल सर की स्ट्रैटेजी ले लेते हैं। सर बताइए। देखिए नेहा, 10 की कमाई में मैंने और राकेश जी ने जो आज शेयर चुना है वो है रैलिस इंडिया। रैलिस इंडिया पर हमारी मध्यम से लंबी अवधि के लिए खरीदारी की राय है। इस स्टॉक ने उस हिसाब से परफॉर्म नहीं किया जिस तरह की उम्मीदें लोगों की थी, लेकिन अब हमें लगता है कि इस चार्ट के स्ट्रक्चर में एक बड़ा बदलाव हुआ है। नीचे के लेवल्स पर एक बेस बना है, ब्रेकआउट आता हुआ चार्ट पर नजर आ रहा है। तो मौजूदा स्तरों पर और गिरावट में इसको अक्यूमुलेट करें। स्टॉक धीमी गति से आमतौर पर चलता है, तो नीचे के स्तरों पर मिल जाए तो इसको अक्यूमुलेट करके चले। हमें लगता है कि ये आपको नए लाइफ टाइम हाई लेवल्स दिखाने की ताकत रखता है। गिरावट में रैलिस इंडिया में खरीदारी की राय है। ओवर टू राकेश। नया बढ़िया टेक्निकल स्ट्रक्चर है, धीमी गति से चलता है, बट गोइंग एड ऐसा नहीं लगता है कि धीमी गति से चलेगा। इन स्तरों पर करेक्शंस में रैलीज में निवेश की राय है फॉर अ टारगेट ऑफ 360। 160 के लक्ष्य के लिए रैलीज में खरीदारी करने की राय ये है आपके लिए। और इस बीच कुणाल जी के बैकग्राउंड में कुछ अच्छा मधुर सा संगीत आ रहा था। कुणाल जी, इसको आप कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं? हर वक्त जब भी आप बोले तो ये म्यूजिक चलता रहे पीछे, या फिर कोई ऐसा तो नहीं आज छोटे कुणाल जी ऑफिस पहुंच गए हों? समर वेकेशन चल रहा होगा ना अभी? स्कूल चल रहा है। स्कूल अभी क्या है? अनिल जी देखिए, आज इंटरनेट की कुछ समस्याएं आ रही थी, इसलिए हाँ अनिल जी, आज इंटरनेट की समस्याएं आ रही थी। हाँ। आज कुछ ना कुछ अनिल जी नया नया होता चला जा रहा है। हाँ। और अभी अनिल जी मैं दफ्तर में बैठा हूँ, पीछे म्यूजिक चलने लगा अचानक से। हाँ। तो अनिल जी आज जो है कुछ कुछ नए नए अनुभव हो रहे हैं। अनिल जी, वो बच्चों के खिलौने वाला म्यूजिक आया था। मुझे लगा कि मतलब या तो समर वेकेशन चल रहे होंगे छोटे कुणाल जी, या उनको भी ऑफिस लाना शुरू कर दिया। कुणाल जी बोला अभी से ट्रेनिंग दो, पढ़ लिख के क्या करोगे जो है असली मजा तो इसमें। जी जी, सर्विस कॉल बेल है अनिल जी। अच्छा, ये एसी में से आवाज आती है अनिल जी इस प्रकार की। अच्छा, ओहो, ओके। जय कुछ कहना चाहते? जी जय। नहीं जी, दो चीज हो सकती है। या तो छोटे कुणाल जी का बिगुल हो सकता है, नहीं उनके लिए कुछ बिगुल बनवा रहे कुणाल जी, या तो अनिल जी इन्होंने सोचा रहेगा कि मैं बैकग्राउंड में भी एक बिगुल के साथ एक दूसरा बिगुल बनाऊं। दो में से एक चीज हो सकता है, पहला वाला ज्यादा लगता है। मेरा भी इरादा पहले वाले पे ही है, और वो बिगुल उनके लायक भी है। छोटे कुणाल जी के लायक एकदम सॉफ्ट सा बिगुल है बिल्कुल। जी बंसल जी। अनिल जी, मुझे तो कुणाल जी ने स्पीचलेस कर दिया। अनिल जी पता नहीं क्या बोला। अनिल जी सर्विस बेल है, एसी में से आवाज आ रही है। मेरे को तो अभी 15-20 मिनट लगेंगे। अनिल जी बोला क्या, अभी गूगल करके समझना पड़ेगा कि ये क्या बोल गया अनिल जी। नहीं, आप शाम को हाई टी पे पहुंच जाओ बंसल जी के, कुणाल जी के पास, अच्छे से समझ लेना। नहीं भी समझ पाए तो कुछ खा पी के तो आओगे ही। ज्यादा बढ़िया, तो दोनों में से कुछ एक काम तो हो ही जाएगा। आइए कुणाल जी, राकेश जी के बाद 10 की कमाई के कुछ और स्टॉक लिए जाए। जैन साहब से भी उनकी पसंद का शेयर पूछ लेते हैं। जैन साहब बताएं सर। बिल्कुल, एक स्टॉक है होंडा इंडिया पावर प्रोडक्ट्स, जो कि ऊपर के लेवल से ठीक ठाक करेक्ट हुआ है। 3100-3200 के लेवल से 2500 के लेवल्स पे है, और उसके पहले करेक्शन के बाद अब अपने ऑलमोस्ट जो इंपॉर्टेंट एवरेजेस है उसके ऊपर आ गया है।
तो इस करेक्शन के साथ तो सब करेक्ट हुई है, और बाउंस बैक में ये थोड़ा स्लो था क्योंकि इसके भी थोड़े से क्वार्टरली रिजल्ट्स हल्के थे। इनफैक्ट दिसंबर लास्ट से मैं इस दिसंबर को कंपेयर कर रहा हूं, बट मुझे फंडामेंटल्स बढ़िया लगते हैं। फंडामेंटल्स में देखिए, एक तो पोर्टेबल जेनसेट्स बनाती है कंपनी, अच्छी ब्रांड है, वाटर पंप्स बनाती है, लोन मूवर्स, ब्रश कटर्स, टीलर्स, तो ये सारी चीजें बनाने वाली कंपनियां वैसे ही काफी अभी अच्छा कर रही हैं, क्योंकि एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट्स और फिर पावर से रिलेटेड एक एंसिलरी कंपनी हो गई, और दूसरा वाटर पंप्स वाली कंपनियां भी अच्छा करती है। बट ओवरऑल इनका मेजर वॉल्यूम जो है पोर्टेबल जेनसेट से आता है, और अच्छा खासा इनका एक्सपोर्ट्स है, मेजर वॉल्यूम एक्सपोर्ट से आता है। तो मुझे लगता है कि एक तो स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। पहले ये होंडा सीएल पावर प्रोडक्ट्स के नाम से जाना जाता था, और अब अच्छा खासा इनका रिटर्न नंबर्स 18-19% के लगभग, और डेट टू इक्विटी मतलब जीरो डेट कंपनी है, तो जीरो डेट कंपनी और 18-19% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, 27 के पी मल्टीपल पे, और साथ में ग्रोथ अच्छी दे रही है कंपनी। पिछले 3 साल में प्रॉफिट की अगर 15-20% के बीच में रही है, और करेक्टेड स्टॉक, और क्वार्टरली रिजल्ट जैसे मैंने कहा कि थोड़े हल्के जरूर थे, उसको ही नजरअंदाज किया, बट ओवरऑल फिर भी ठीक ही बोलूंगा, टीटीएम बेसिस पे वन ऑफ द बेस्ट ही है। और अब प्रोमोटर्स की शेयर होल्डिंग तो स्ट्रांग रहती है, एफआईएस डीआईएस का भी जबरदस्त भरोसा है कंपनी पे, तो 17-18% के लगभग वो लोग होल्ड करते हैं। तो मुझे लगता है इस स्टॉक को इन लेवल्स पे लिया जा सकता है, और आराम से 3000 के टारगेट के लिए। ये 3000 के टारगेट के लिए होंडा पावर इंडिया, इसे खरीदे। ये वही ना, पहले इसका नाम होंडा सीएल था, वही ना? एग्जैक्टली सर। ओके, तो यहाँ पर खरीदारी करने की राय जैन साहब की तरफ से। आइए जरा राय एक बार बग्गा साहब से एफआईएस के फ्लो पर भी ली जाए। बग्गा साहब इस पूरे महीने लगातार बेच ही रहे हैं एफआईएस, लेकिन कल शुक्रवार के सेशन में पहली बार उनकी तरफ से कैश मार्केट में खरीदारी का आंकड़ा है। थोड़ा बहुत स्टॉक फ्यूचर्स बेचे जरूर हैं, वैसे तो बेच रहे हैं नेट, लेकिन थोड़ी खरीदारी शुरू की है। क्या इसको थोड़ा मतलब ये समझे कि अप्रैल के बाद अब वापस फ्लोज आना शुरू होंगे, या थोड़ा वक्त लगेगा? अनिल जी, फ्लोज आने तो चाहिए, बट हो सकता है जून से शुरू हो, क्योंकि ये रूल आउट करेंगे कोई नेगेटिव सरप्राइज पॉलिटिकली। चाहे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कंटिन्यूटी का प्रीमियम चल रहा है भारत में, और लगभग तय है कि पॉलिटिकल कंटिन्यूटी रहेगी, बट काफी क्या होता है कि एसेट एलोकेशन में कहते हैं कि चलो ये बहुत बड़ा एक इवेंट है, 4 जून का इवेंट निकल जाए, उसके बाद या फिर एग्जिट पोल जब 1 जून को निकलने शुरू हो जाएंगे, तब शायद और बड़ा एलोकेशन आ जाए। बट ओवरऑल अनिल जी, इमर्जिंग मार्केट्स में एलोकेशन इस साल कम रहा है। एक तो चाइना बहुत बड़ा फैक्टर रहा, पिछले साल अंडर परफॉर्म किया चाइना, जून में, जनवरी में फिर से गिरा चाइना बड़ी तेजी से, तो वो इमर्जिंग मार्केट्स बहुत अंडर परफॉर्म किए। इनफैक्ट रसल 1000-2000 से भी कम पहली तिमाही में इमर्जिंग मार्केट्स ने रिटर्न दिया। तो ओवरऑल ग्लोबल निवेशक क्या देख रहे हैं, एक तो आपको 5-5.25% यूएस मनी मार्केट फंड में रिस्क फ्री मिल रहा है, तो वहां काफी पैसा जा रहा है। $70 बिलियन पिछले हफ्ते यूएस मनी मार्केट फंड में फिर से लौटा, और 6 ट्रिलियन से ज्यादा उधर पैसा बैठा हुआ है, तो काफी एलोकेशन वो 5% रिस्क फ्री बनाने में लगा हुआ है। दूसरा एलोकेशन जा रहा है डेवलप्ड मार्केट इक्विटीज में। यूरोप में बहुत लोगों को इंटरेस्ट बढ़ रहा है, क्योंकि इकोनॉमी टर्न मार रही है, और ईसीबी रेट कट शायद फेड से पहले ईसीबी कर देगा। फूड इन्फ्लेशन 2019 के स्तरों पे पहुंची डेवलप्ड मार्केट्स में, अभी जो आंकड़े आए पिछले दिन में, तो ओवरऑल जो रुझान है एफआईएस का अभी भी डेवलप्ड मार्केट्स की तरफ है, क्योंकि आउट परफॉर्मेंस है वहां से। थाईलैंड और चाइना पूरा इमर्जिंग मार्केट को नीचे लेके जा रहे हैं, तो उसके कारण हम देख रहे हैं। बट मेरे को बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस है कि ये पैसा लौटेगा अनिल जी, या तो रेट कट जब क्लैरिटी आती है तब आता है, या फिर पॉलिटिकल जो वर्कआउट हो जाएगा, और जुलाई के बजट के एंटिसिपेशन में हम एक बहुत बड़ा एलोकेशन भारत में लौटते हुए देख सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये राय बनती हुई फिलहाल मार्केट्स के लिए, और यूरोप के मार्केट्स पर अब खास नजर रखनी होगी। इनफैक्ट इस पूरे हफ्ते ईसीबी के साथ साथ दूसरे भी सेंट्रल बैंक्स हैं जिनकी बैठक होनी है, तो उस पर भी नजर रहेगी, और कुछ ना कुछ क्यूज तो ऑफ कोर्स वहां से भी मिलते हुए दिखाई देंगे। आइए एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स में 2 खास मेहमानों का किया जाए स्वागत।
पालिया साहब, सेठी साहब दोनों जुड़ चुके हैं हमारे साथ, दोनों का बहुत 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 ज्यादा स्वागत है। पालिया साहब शुरुआत आप करें, बताएं सर अपनी लॉन्ग टर्म पिक। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो लॉन्ग टर्म में जो स्टॉक पसंद आ रहा है वो है फोर्टिस हेल्थ केयर। ये स्टॉक में जिस तरीके से कंटिन्यूटी बनी हुई है अप ट्रेंड की, और अब पिछले 2-3 हफ्तों में जो रिकवरी का ट्रेंड यहाँ पे बनते हुए दिखा है, स्टॉक वापस अपनी ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी की तरफ ही बढ़ते हुए दिख रहा है। हमें लगता है ओवरऑल यहाँ पे अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम स्टॉक के स्ट्रक्चर बुलिश है, और यहाँ पे वापस से एक फ्रेश रैली यहाँ से कंटिन्यू होते हुए दिखेगी। अपसाइड के टारगेट हम लॉन्ग टर्म में एक्सपेक्ट कर रहे हैं स्टॉक के करीब 540-560 की तरफ। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 405 रुपए के आसपास। ओके, तो ये है राय आपके लिए फोर्टिस हेल्थ केयर पर लॉन्ग टर्म के लिहाज से खरीदारी करने की राय पालिया साहब की। सेठी साहब सुस्वागतम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। बताएं आपको क्या पसंद है लॉन्ग टर्म के लिए। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग नेहा। अनिल जी, आज का जो मेरा लॉन्ग टर्म स्टॉक है, स्टॉक का नाम है डी लिंक, जिसमें खरीदारी करनी है। 302 के लेवल्स पे अभी ट्रेड कर रहा है। एक एमएनसी स्टॉक है, ताइवान की डी लिंक जो कंपनी है वो इसकी पेरेंट है, जो कि अराउंड 50% से ज्यादा स्टेक इसमें ओन करती है। ये कंपनी नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स बनाती है, जैसे राउटर्स, स्विचेस, फिर नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोडक्ट्स वगैरह, और हर एक सेगमेंट में 30 से 40% का मार्केट शेयर है। फिर कई इन्होंने कुछ प्रोडक्ट्स अभी हाल ही में स्मार्ट होम्स के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एम्बेडेड प्रोडक्ट्स लॉन्च करे, जो कि एक रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट्स है, तो वहां से अच्छी ग्रोथ की उम्मीद है। बाकी जिस तरह से सरकार का एक फोकस है डिजिटाइजेशन के ऊपर, फिर 5G रोल आउट हो रहा है, स्मार्ट होम्स की डिमांड है, मुझे लगता है ये स्टॉक बहुत अच्छा करेगा। फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज क्लोज टू 20%, एक जीरो डेट कंपनी, और सबसे अच्छी बात है डिस्पाइट बीइंग एमएनसी स्टॉक, ये सिर्फ 10 के मल्टीपल पे स्टॉक ट्रेड करता है, अवेलेबल है 10 के मल्टीपल पे। मुझे लगता है ये स्टॉक यहाँ से अच्छा अपसाइड दिखा सकता है, तो यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह। और मेरा इसमें 9 से 12 महीने का कंजर्वेटिव टारगेट है 375 रुपए। ओके, 375 के टारगेट के लिए डी लिंक में की जाए खरीदारी। और ये स्टॉक तो मेरे ख्याल से जैन साहब की भी पसंदीदा लिस्ट में रहा है काफी समय तक। उन्होंने भी रिकमेंड, जैन साहब आपने भी रिकमेंड किया होगा, आपको याद भी होगा किस किस डेट को कितनी बार किया। नहीं जैन साहब अनम्यूट होके बताइएगा, नहीं तो हमें पता भी नहीं चलेगा। सॉरी। हाँ, काफी बार रेकमेंड किया है। इनफैक्ट ये स्टॉक वैसे देखिए, सबसे बढ़िया बात क्या है, ये थोड़ा एक रेंज में ही चलता है, ऊपर जाके फिर करेक्ट हो रहा है। ये 2-3 बार हो गया, और जब जब बोले हैं तब तक टारगेट्स भी अचीव होते हैं, बट अब नीचे के लेवल से बहुत बढ़िया एक रिकवरी देने के लिए तैयार है स्टॉक। और फंडामेंटल जैसा कि सेठी साहब ने कहा कि एक अच्छी एमएनसी, एक सस्ते पी मल्टीपल पे, और डिजिटलाइजेशन पे जो फोकस है, और क्वार्टरली रिजल्ट्स बढ़िया दे ही रहे हैं, तो मुझे लगता है कि बिल्कुल ये स्टॉक को जेम्स में मैंने 3-4 बार कवर किया हुआ है, एसपीएल मिड कैप में भी किया हुआ है, तो डीलिंग हैज टू डू वेल। मेरे हिसाब से कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया बिल्कुल लेना चाहिए। अच्छा डिविडेंड यील्ड, अच्छी रिटर्न रेशियो, सब कुछ बढ़िया है। जस्ट दैट कि इस सेक्टर में कंपटीशन भी बहुत है, बट एनीवेज इसका ब्रांड अलग ही है, और हम लोगों में से सब लोग इनके प्रोडक्ट्स यूज कर ही रहे होंगे बैठ के, अभी जितने भी लोग हैं। तो मुझे लगता है कि स्टॉक को बिल्कुल लेना चाहिए, बहुत सही स्टॉक चुना है सेठी साहब। अच्छा स्टॉक चुना, आपने रिकमेंडेशन की तो अब देखिए 5% ऊपर पहुंचता हुआ स्टॉक, डीलिंग का स्टॉक बड़ी तेज दौड़ लगाता हुआ दिख रहा है। लेकिन एक और स्टॉक है जो आज बड़े एक्शन में है, और वो है नेस्ले। स्विस पेरेंट, इनकी जो स्विट्जरलैंड की पेरेंट कंपनी है, प्रोमोटर कंपनी है, वो रॉयल्टी बढ़ाना चाहती है। क्या है पूरी डिटेल्स, और क्यों नेस्ले आज थोड़ा ठंडा आपको नजर आ रहा है, बता रही है नूपुर बताइए। बिल्कुल सर, नेस्ले ने ओवर द वीकेंड अनाउंसमेंट किया कि रॉयल्टी जो पेरेंट कंपनी को दी जाती है उसमें थोड़ी बढ़ोतरी की जाएगी। अभी फिलहाल 4.5% के आसपास है, और पूरे 5 साल के लिए ये अग्रीमेंट किया गया। हालांकि 2013 के बाद नेस्ले ने रॉयल्टी का भुगतान है वो बढ़ाया था। 2019 में कंपनी ने कहा था कि वह रॉयल्टी का जो पेमेंट है उसके लिए हर 5 साल में शेयर होल्डर से भी मंजूरी लेते हुए दिखेंगे। और जितने भी मैनेजमेंट इंटरव्यूज पुराने हुए या अर्निंग्स कॉल में मैनेजमेंट ने यही चीज़ हाईलाइट की है कि जब भी रॉयल्टी का पेमेंट होगा तो इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट में ध्यान रखते हुए ही यहाँ पे लिया जाएगा। अभी जो अनाउंसमेंट आया है उसमें रॉयल्टी 5 साल में 0.15% एवरी ईयर जो है वो बढ़ाई जाएगी। 4.5% से बढ़ के 5.25% होती हुई दिखेगी। ये जो नई रॉयल्टी है ये 1 तारीख जुलाई की जो 1 तारीख होगी तब से लागू होती हुई नजर आएगी। अब इसका क्या इम्पैक्ट होगा, तो एबिटा पे ये माना जा रहा है कि 0.7 से 0.8% तक का नॉमिनल इम्पैक्ट आते हुए दिख सकता है। और जो EPS है उसमें भी आपको 1% की जो गिरने की है वो उम्मीद है। 525 और 26 का ये एस्टिमेट है, जहाँ पे 0.1% तक की कमजोरी एबिटा और EPS
में आती हुई दिख सकती है। रॉयल्टी में जो बढ़ोतरी की गई है उसके चलते शेयर होल्डर से मंजूरी ली जाएगी इस पर, उसके बाद से ये इफेक्टिव होते हुए दिखेगा। सिर्फ नेस्ले ऐसी कंज्यूमर कंपनी नहीं है जहाँ पे जो पेरेंट कंपनी को रॉयल्टी दी जाती है, इसके अलावा भी काफ़ी सारी कंपनीज हैं। दिव्यानी देखें तो 6 से 6.25% की रॉयल्टी पेमेंट करती है नेस्ले, उसके बाद आपको दिखेगा 4.25% अब जो नई रेट है उसके चलते। पेज इंडस्ट्रीज जो कि भी अपनी पेरेंट कंपनी को 5% रॉयल्टी देती है। वेस्ट लाइफ कोलगेट भी देखें तो 5% की रॉयल्टी पेमेंट यहाँ पर भी आती हुई दिखती है। जुबिलेंट 4% और HUL की सबसे कम है, हालांकि 3.45% है, लेकिन सबसे ऊपर आपको दिव्यानी और HUL दिखेगा। और अब सेकेंड नंबर पे नेस्ले आ चुका है, 4.5% से बढ़ के 5.25% हो चुकी है रॉयल्टी। मतलब रॉयल्टी देते सब है, मतलब देते सब सीमेंस का भी पहले कुछ इशू हुआ था, उसमें भी सुजुकी, कोलगेट, मारुति, हाँ वही मारुति सुजुकी, कोलगेट, सीमेंस, HUL, HUL, पेज इंडस्ट्रीज। तो चलिए ये है मामला पेरेंट कंपनी को देने का। एक बार तेरा बग्गा साहब से राय ली जाए। बग्गा साहब, ये जब तक विदेशी पेरेंट कंपनियां अपनी रॉयल्टी बढ़ाने के चक्कर में रहती है और स्पेशली जब भारत की कंपनियां अच्छी कर रही हो, एक तो वैसे भी मोटा प्रॉफिट वैसे भी बन रहा है, इतनी ग्रोथ तो इंडिया में जो है वो कहीं दूसरी जगह है भी नहीं, फिर भी रॉयल्टी बढ़ाती रहती है, क्या मतलब इस पर क्या स्टैंड होना चाहिए? अनिल जी देखिए, ये थोड़ा सा इनका शॉर्ट टर्मिज्म होता है, क्योंकि जो वो 1 रुपया कंपनी में छोड़ते हैं और जिस तरह का प्राइस अर्निंग्स रेशियो भारत में मिलता है, मार्केट कैप गेन्स बहुत ज्यादा है बनिस्बत इसके कि ये कितना ऐसे निकाल पाते हैं रॉयल्टी के तौर पे। बट इनके ग्लोबल पॉलिसीज होते हैं कई बारी जिसके कारणवश ये इस तरह से पैसे निकालते हैं भारत से अपने ऑपरेशंस में। और फिर नेट सेल्स से पैसा निकालना, अगर आप प्रॉफिट से निकालें तब भी सोचा जा सकता है। नेट सेल्स लेवल पे आप पहले तो सबसे पहले आप अपने आप को पे करते हैं, फिर आप एम्प्लॉयज को पे करते हैं, फिर जाके शेयर होल्डर की बारी आती है। ये जो रहता है ये नापसंद रहता है शेयर होल्डर्स को, क्योंकि आप कदार में बहुत पीछे आ जाते हैं। पहले टैक्स वाले जो टैक्स लगता है GST वगैरह वो ले लीजिए, फिर नेट ऑफ टैक्स जो सेल्स है उसमें आप रॉयल्टी निकाल रहे हैं, उसके बाद एम्प्लॉय कॉस्ट आ गई, उसके बाद जाके शेयर होल्डर के पल्ले कुछ पड़ेगा। तो ये नाखुश रहते हैं शेयर होल्डर्स नॉर्मली इससे, और शॉर्ट टर्मिज्म है। वो पैसा अगर छोड़ दें कंपनी में और उसकी ग्रोथ में बढ़ाएं, भारत जैसी बूमिंग इकोनॉमी में जहां आपको 50, 60, 70 का भी पी रेशियो मिल जाता है आपकी ग्रोथ के कारण, उल्टा आप उसमें पैसा डालिए बनिस्बत इसके कि इस तरह से निकाल के ले जाए। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये है इंटरेस्टिंग इनपुट और एक पॉइंट ऑफ व्यू बग्गा साहब की तरफ से। आइए बढ़ते आगे। कुछ नए रिकॉर्ड्स बनते दिख रहे हैं और वो इक्विटी मार्केट के बाहर भी बन रहे हैं। जी आपने सही सुना, इक्विटी मार्केट के बाहर कुछ नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। लेकिन उससे पहले वो रिकॉर्ड बताऊं, एक बार इक्विटी मार्केट का नया रिकॉर्ड भी बताना जरूरी है। निफ्टी ने अभी अभी एक और नया रिकॉर्ड बनाया है, 22,630, 22,630। ये नया रिकॉर्ड बन चुका है निफ्टी पर। नए रिकॉर्ड के तौर पर आप इसे नोट कर लीजिए। और बाकी नए रिकॉर्ड्स कहाँ बन रहे हैं बता रही नेहा जी, कमोडिटी मार्केट में। सोने चांदी दोनों की चांदी मार्केट के साथ साथ कदम ताल बुलियन भी मिला रहा है सर। सोने में नया रिकॉर्ड तो आज खुलते ही बन गया। हमने 71,000 के पार नए रिकॉर्ड बनते हुए देखे, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नया रिकॉर्ड $2372 का बना है। मतलब वो जो $2400 वाला टारगेट है वो आई थिंक कुछ हफ्ते या दिन की बात है, अगर इस तरह से रैली चलती रही तो। अभी हम देख रहे हैं रिकॉर्ड हाई लेवल्स के पास सोना ट्रेड करता हुआ, लेकिन चांदी पीछे नहीं है। चांदी में तो और दमदार स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। 1100 रुपए से अधिक की स्ट्रेंथ दिखी है और अब 82,000 के पार घरेलू बाजार में चांदी नया रिकॉर्ड हाई बना चुकी है। इंटरनेशनल मार्केट में अभी भी नहीं बना है, वहां 3 साल की ऊंचाई पर है। हम देख रहे हैं $28 का जो लेवल है वो टच एंड गो होके आया है और इंटरनेशनल मार्केट में 3 साल की ऊंचाई पर है। अभी रिकॉर्ड स्तर से वो $2 की दूरी पर है, लेकिन सोने चांदी में जबरदस्त रफ्तार देखने को मिल रही है। और सिर्फ सोना चांदी ही नहीं, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कुछ एक मेटल्स हैं वो भी दम लगाने की यहाँ पर पूरी कोशिश कर रहे हैं। इन्हीं में से एक एल्यूमिनियम है जो नेगेटिव से पॉजिटिव टेरिटरी में आया है, लेकिन प्रेशर तो कच्चे तेल में है, विच इज अ रिलीफ फॉर अस। 2% की कमजोरी यहाँ पर है। जिंक, लेड
इस सब में हम थोड़ा प्रेशर देख रहे हैं क्योंकि चीन में जो प्रॉपर्टी मार्केट को लेकर खबर आ रही है वो थोड़ी इनके लिए नेगेटिव साबित हुई है। लेकिन फोकस कहाँ रहने वाला है? बट ऑफ कोर्स सोने और चांदी पर। आज जो 11:26 पर यहाँ शो होने वाला है उसमें सोने पर ही फोकस रहेगा। सोने की तेजी ने दुनिया भर के एक्सपर्ट्स की जो नींद है रातों रात उड़ा दी। किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसी तेजी आएगी और वो लगातार जारी रहेगी 2 हफ्ते तक। आज भी घरेलू बाजार में स्ट्रेंथ है, देखिए इस पर खास कवरेज। सोना दे सोना, सोने ना दे सोना। सो बेसिकली इसने नींद उड़ा दी है, तो इसी पर एक खास प्रोग्रामिंग, सोने ना दे सोना, आज देखना मत भूलिएगा। लेकिन चांदी की चाल भी अनमिसेबल है क्योंकि सोने के साथ साथ इसमें भी रिकॉर्ड तेजी दिखी है, 82,000 के पार निकला है। अब सबके मन में यही सवाल है कि चांदी में अगला टारगेट क्या होगा और क्या करना है। तो चांदी की चाल देखो 11:35 पर। मेरे को टाइटल देख के शो देखने का मन हो गया मेरा, तो चांदी की चाल देखो और सोने ना दे सोना, सोने ना दे सोना। वाह क्या बात है। मतलब किसी न किसी मतलब बहुत ही वो क्या बोलना चाहिए, सुमित जी और जैन साहब की तरह की विचारधारा वाले आदमी ने लिखा होगा इसमें, है ना। सोने ना दे सोना और चांदी की चाल देखो, बहुत ही बढ़िया। तो ये विशेष शो 11:30 बजे गोल्ड और सिल्वर पर मिस मत कीजिएगा, आपके लिए रहेगा बेहद इंटरेस्टिंग। आइए इसी इंटरेस्टिंग शो को बढ़ाते आगे। पालिया साहब से जानते हैं फोर्टिस हेल्थ के बाद कौन सा स्टॉक उन्हें पसंद है पोजिशनल पिक के तौर पर, बताएं सर। तो अनिल जी, पोजिशनल पिक में जो स्टॉक पसंद आ रहा है वो है तेजस नेटवर्क। ये स्टॉक में करेक्शन के बाद स्टॉक में अगर हम वीकली सेटअप देखें तो स्टॉक में एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट यहाँ पे होते हुए दिखा है। स्टॉक अब कंफर्टेबली अपने 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन होते हुए दिख रहे हैं। तो नियर टर्म चार्ट में एक कंसोलिडेशन रेंज का भी यहाँ पे ब्रेकआउट आते हुए दिखा और स्टॉक पे स्ट्रेंथ यहाँ पे लौटते हुए दिख रही है। हमें लगता है जिस तरीके से स्टॉक में करेक्शन के बाद रिवर्सल यहाँ बना है, ये स्टॉक को पोजिशनल बेसिस पे बाय किया जा सकता है। अपसाइड के टारगेट 890 से लेकर 920 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 765 के आसपास। 765 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर करें खरीदारी तेजस नेटवर्क में। सेठी साहब, पालिया साहब को कुछ विशिष्ट शब्दों द्वारा आप धन्यवाद प्रेषित करना चाहेंगे? बिल्कुल अनिल जी, पालिया जी को बहुत 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 धन्यवाद। इस स्टॉक को मैंने हाल ही में 700 के आसपास रिकमेंड किया था अनिल जी, वहां से बहुत अच्छी तेजी हो गई 800 रुपया, और ऐसे भी पसंदीदा स्टॉक रहा ये भी। और इवन टाटा टेक्नोलॉजीज जो मैंने इसके साथ ही मतलब नेक्स्ट डे ही या सुबह शाम में रिकमेंड किया हुआ स्टॉक था वो भी, और उसमें भी बहुत अच्छी तेजी हुई है। तो तेजस नेटवर्क इज अ गुड लॉन्ग टर्म स्टोरी। एक तो ये जो 5G रोल आउट हो रहे हैं, प्लस BSNL के साथ इनको 15,000 करोड़ का TCS के साथ कंसोर्शियम में काम मिला हुआ है। और एक मैं जब भी इस स्टॉक की जिक्र करता हूँ, एक नई चीज होने जा रही है। इन्होंने एक संख्या लैब करके एक कंपनी को एक्वायर किया हुआ है जो भारत सरकार से इंटरनेट फ्री वीडियो स्ट्रीमिंग की बातें हो रही है। वो अगर साल भर में भी अगर हो जाता है तो इट विल बी समथिंग रिवोल्यूशनरी, तो उसके लिए भी ये स्टॉक पसंद आता है। ऑल इन ऑल है ग्रेट स्टॉक। और मुझे लगता है जैसे आपका टाटा कॉम में लोगों के वेल्थ बनाया ना अनिल जी आपने, वैसे वेल्थ इस स्टॉक में बन सकते हैं। एब्सोल्युटली। वैसे 350 रुपए से हम भी लगातार बुलिश है तेजस नेटवर्क पे। और जो 2:30 बजे 2:30 पे सेठी साहब देते हैं सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक, उस समय सेठी साहब जो पूरा ज्ञान बताते हैं उनके स्टॉक का कि भाई क्या फंडामेंटल्स है क्या नहीं। अगर किसी को ये लगता हो कि सेठी साहब उस समय लिख के लाते होंगे, पढ़ते होंगे, फोन पे दिखता तो नहीं, तो ये सबूत आप देख लीजिए। अभी तेजस का तो उन्हें नहीं पता कि सवाल आएगा, राइट। मैंने सवाल पूछा और पूरा एक फंडामेंटल सेठी साहब को यार, सेठी साहब ये कमाल, वाकई में गजब मानना पड़ेगा। क्या होता है कि आपको जो स्टॉक रिकमेंड करना है, सपोज आप 3 स्टॉक आज रिकमेंड कर रहे हैं BSP में, वो तो आप लिख के लाओगे, नेचुरली आपके पॉइंटर्स भी होंगे, लेकिन स्टॉक की असली रिसर्च वो है कि एकदम नींद से उठा के पूछे अच्छा ये स्टॉक आपको पसंद है, खट से उसकी स्टोरी बोल दो। नो डाउट 10 पॉइंट होंगे, उसमें से 8 बोले होंगे, 1-2 छूट जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उतना तो पता होना चाहिए। तो सेठी साहब बधाई, कॉम्प्लीमेंट्स। ओके, तो ये है तेजस नेटवर्क। पालिया साहब को भी पसंद और सेठी साहब को भी पसंद। सेठी साहब से हम लेंगे उनकी पोजिशनल पिक भी, लेकिन उससे पहले आइए बढ़ते हैं हमारे विशेष कार्यक्रम की तरफ, मार्केट आउटलुक। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं एक बेहद खास मेहमान, वेलेंटिस एडवाइजर्स के फाउंडर और MD ज्योतिवर्धन जयपुरिया साहब। ज्योति सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सबसे पहले तो सर बधाई आपको, निफ्टी लाइफ हाई बना चुका, आज फिर से नया वाला,
बैंक निफ्टी 7 पॉइंट से बचा हुआ है, वो भी बना ही लेगा आगे पीछे। तो एक बार तो नए लाइफ हाई की बहुत बहुत बधाई। मूड माहौल कैसा है सर? तो देखिए काफी अच्छा रिटर्न बन गया, पिछले 1 साल देखे तो रिटर्न अच्छा बना है। थोड़ा सा मार्केट कंसोलिडेट हो जाए तो अच्छा रहे, क्योंकि वैल्यूएशन थोड़ा सा महंगा हो चुका है और अर्निंग्स जो है अब थोड़ा सा ना धीमे हो जाएगा। तो यदि अपने FY24 का फर्स्ट हाफ देखे तो उसमें 30% ग्रोथ आया था, थर्ड क्वार्टर में 17% का ग्रोथ आया था और फोर्थ क्वार्टर में लग रहा है कि सिंगल डिजिट ग्रोथ आएगा। एनालिस्ट का जो अनुमान है वो तो 6-7% का ग्रोथ है, मेरे को लगता है थोड़ा उससे बेहतर आ जाएगा, तो हो सकता है 9% के करीब आ जाए। तो एक तरह से थोड़ा डाउन ट्रेंड दिख रहा है अर्निंग्स में, ग्रोथ अभी भी है, ग्रोथ अच्छा है पर ग्रोथ कम होते दिख रहा है। वो वैल्यूएशन है ना एक तरह से 20 टाइम पे है 1 ईयर फॉरवर्ड, तो वो कोई सस्ते नहीं रहे। तो थोड़ा मार्केट कंसोलिडेट हो जाए तो अच्छा रहता है, क्योंकि अपने हम देखें कि एक बड़ी तेजी आती है उसके बाद एक कंसोलिडेशन दरकार है, जो कि अगले तेजी के लिए फिर मार्केट तैयार हो सके। थोड़ा वक्त बिताए, थोड़ा इन लेवल के आसपास हल्का हो जाए बाजार तो होगा बेहतर। वैसे मार्च में एक मौका तो दिया था थोड़ा हल्का होने का, अब वो अलग बात है कि छोटे शेयरों में ही आया, मिड कैप शेयरों में ही आया, दिग्गजों में ज्यादा मौका मिला नहीं। क्या आपको लगता है कि इलेक्शन के पहले या इलेक्शन के बाद एक बढ़िया मौका मिल सकता है एंट्री करने का? मिल सकता है। तो यदि अपने पिछले 9 इलेक्शन का ट्रेंड देखे तो प्री इलेक्शन रैली आता है और है ना इस बार भी शायद आएगा ही, लग रहा है जैसे प्री इलेक्शन रैली दे सकता है। इलेक्शन के बाद थोड़ा सा धीमा हो जाता है 1 महीना के लिए मार्केट, कि भाई है ना सब लोग जो है ना प्री इलेक्शन में खरीदे थे, और उसके बाद में तो 1 साल में ज्यादातर मार्केट ऊपर ही रहता है इलेक्शन के बाद। पर एक प्री इलेक्शन रैली जनरली देता है, तो हो सकता है इलेक्शन के बाद में है ना थोड़ा एक मौका दे दे मार्केट, है ना थोड़ा धीमा आवे। और दूसरा है ग्लोबल फैक्टर भी इसमें देखना पड़ेगा, क्योंकि काफी उम्मीद थी फेड पे कि फेड है ना रेट कट कर देंगे, धीरे धीरे वो उम्मीद कम होते जा रही है। मतलब रेट कट तो आएंगे ही, पर यदि अपने देखे जनवरी में तो बॉन्ड मार्केट सोच रहा था कि 5 रेट कट आ जाए इस साल, अभी वो धीरे से 5 रेट कट से 2 या 3 पे पहुंच गए हैं। और यदि है ना कहीं पे और इन्फ्लेशन बढ़ गया तो हो सकता है ये 3 भी नहीं आवे, हो सकता है 1 ही रेट कट आवे इस साल। तो उस हिसाब से थोड़ा थोड़ा मार्केट है ना ग्लोबल मार्केट भी धीमा हो सकता है, तो वो भी एक एक्सक्यूज मिल जाएगा इंडियन मार्केट को भी थोड़ा करेक्ट करने का या कंसोलिडेट करने का। बिल्कुल ठीक बात है। तो इलेक्शन के पहले एक तेजी तो बनती है और वो बन भी रही है, मजबूत हो भी रहे हैं। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों पर क्या रहा है सर? अब क्या वैल्यूएशन ठीक है या अभी थोड़े और करेक्ट